औरतें मर्दों के खाने के बाद ही बचा खुचा खाएंगी। महिला सैनिकों का तिरस्कार करते हुए अहंकारी लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ ने कहा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस महिला को वह अपने पैरों तले कुचल रहा था और अपमानित कर रहा था, वही उसकी वर्दी उतार फेंकने वाली नई विशेष बल कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अदिति शर्मा थीं। परेड ग्राउंड में मौजूद गरुड़ यूनिट के बटालियन के जवानों की सांसें भी जमसी गई थीं। गुस्से, सदमे और एक अनजाने डर से मिलीजुली खामोशी स्टील की तरह भारी होकर जमीन को दबा रही थी। कुछ ही पल पहले तक जिस साधारण ट्रैक सूट पहने अधेड़ महिला का वे मजाक उड़ा रहे थे, वह भारतीय सेना की विशेष बल कमान की नई प्रमुख 3 सितारा जनरल अदिति शर्मा है। यह खुलासा किसी धमाके से कम नहीं था। समय अनंत काल की तरह धीरे धीरे बीत रहा था और उस समय में लेफ्टिनेंट कर्नल राठौड़ का चेहरा राख जैसा हो गया था। उसकी आंखों की पुतलियां किसी भूकंप की तरह लगातार कांप रही थीं और कसकर भींचे हुए होंठों से एक सूखी सिसकारी निकल रही थी। उसने हकीकत को नकारने की कोशिश में कई बार अपनी आंखें झपकाईं, लेकिन मंच पर खड़ी अदिति शर्मा की ठंडी निगाहें जो उसे घूर रही थीं, जरा भी नहीं बदली। उन आंखों में महज गुस्सा नहीं था, बल्कि गहरी अवमानना के साथ साथ एक लंबे समय से दबी हुई फौलादी इच्छा शक्ति भी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़। अदिति की आवाज बिना माइक्रोफोन के भी परेड ग्राउंड के कोने कोने में बर्फीले टुकड़ों की तरह चुभ गई। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें इतना वजन था कि वह सैकड़ों सैनिकों की भीड़ पर हावी होने के लिए काफी थी। तुमने अभी अभी मुझसे क्या कहा था, एक बार फिर से कहना। विक्रम ने सोचा कि इससे अच्छा होता कि उसे यहीं गोली मार दी जाती। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था और केवल जिंदा रहने की सहज प्रवृत्ति ही उसके शरीर को किसी तरह साधे हुए थी। उसने यंत्रवत घुटने टेकने की कोशिश की। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, जमीन पर सिर रखकर माफी मांगना और किसी भी तरह इस भयानक स्थिति से बचना। लेकिन इससे पहले कि उसके घुटने जमीन को छूते, अदिति के अगले शब्दों ने उसके मूवमेंट्स को रोक दिया। खड़े हो जाओ, अभी वह नौबत नहीं आई है कि तुम अपने घुटनों के बल पर माफी पा सको। तुम एक सैनिक हो, इसलिए सेना के कानून के अनुसार खड़े हो जाओ और मेरे आदेश सुनो। उन शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। विक्रम एक ऐसे जानवर की तरह लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ जिसकी गर्दन पकड़ ली गई हो। उसकी नजरें मंच की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं और फटे हुए परेड ग्राउंड के फर्श पर कहीं भटक रही थीं। बटालियन के सदस्य सांस रोके हुए इतिहास के एक नए अध्याय को अपनी आंखों के सामने घटित होते देख रहे थे। विशेषकर महिला सैनिकों की कतारों में दबी हुई सिसकियां फूटने लगी थीं। उनके आंसू डर या निराशा के नहीं थे, वे एक लंबी अंधेरी सुरंग के अंत में आखिरकार रोशनी की एक किरण देखने वालों के आशा भरे आंसू थे। कैप्टन अर्जुन खन्ना। अदिति ने अर्जुन को पुकारा। कतार के एक तरफ सावधान की मुद्रा में खड़े अर्जुन ने महसूस किया कि उसका दिल डूब गया है। उसके चेहरे पर अभी भी विक्रम द्वारा किए गए हमले के निशान हल्के नील और खरोंच के रूप में मौजूद थे। उसने अन्याय के खिलाफ अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन एक विशाल दीवार के सामने उसे निराश होना पड़ा था। लेकिन अब वह उस दीवार को ढहते हुए देख रहा था। रिपोर्टिंग सर, कैप्टन अर्जुन खन्ना। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता हुआ मंच की ओर दौड़ा। उसके कदमों में कोई झिझक नहीं थी। उसे एक मजबूत एहसास हो रहा था कि इस पल से उसकी सैन्य सेवा नहीं, उसका पूरा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। कैप्टन अर्जुन, जो रिपोर्ट तुम मुझे देना चाहते थे और जिन सभी तथ्यों को इस आदमी ने दबा दिया था, उन सभी को पूरी बटालियन के सामने बिना कुछ छिपाए रिपोर्ट करो। बिना एक भी झूठ के, बिना एक पल की झिझक के, एक सेना अधिकारी के सम्मान की शपथ लेकर जैसा हुआ वैसा ही बताओ। अर्जुन ने सीधे अदिति की आंखों में देखा। उसकी आंखों ने उसे मौन विश्वास और साहस दिया। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी नजरें एक पल के लिए विक्रम पर टिकीं और फिर परेड ग्राउंड के एक कोने में डर और उम्मीद भरी आंखों से उसे देख रही महिला सैनिकों की ओर गईं। अब वह अकेला नहीं था। रिपोर्ट करता हूं सर, मैं कैप्टन अर्जुन खन्ना जब से गरुड़ यूनिट में तैनात हुआ हूं, मैंने लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ द्वारा महिला सैनिकों के साथ किए गए सभी अमानवीय भेदभाव, मौखिक दुर्व्यवहार और शारीरिक हमलों को देखा है। मैंने कई बार इसे सुधारने का अनुरोध किया,
लेकिन हर बार मेरी बात को अनसुना कर दिया गया और बदले में मुझे धमकियां और मारपीट का सामना करना पड़ा। अर्जुन की आवाज परेड ग्राउंड में गूंजती एक प्रस्तावना की तरह थी। उसकी गवाही के साथ सच का कसकर बंद दरवाजा आखिरकार टूटना शुरू हो गया था। उसने एक एक करके गिनाया कि कैसे विक्रम महिला सैनिकों को जनाना फौज कहकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता था, कैसे मेस में पुरुष सैनिकों द्वारा छोड़े गए बचे खुचे खाने को उन्हें जबरदस्ती खाने पर मजबूर करता था और कैसे उन्हें उचित प्रशिक्षण के अवसरों से वंचित करके केवल छोटे मोटे कामों में लगाया जाता था। उसकी आवाज शुरू में घबराहट से कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया वह गुस्से और दृढ़ विश्वास से भर गई। विक्रम का चेहरा अब राख से भी ज्यादा एक लाश की तरह सफेद हो गया था। उसने सिर हिलाकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से केवल घुरघुराहट की आवाज निकली, कोई शब्द नहीं बन पाया। उसकी आंखों में अर्जुन अब एक कमजोर युवा और संभ्रांत अधिकारी नहीं था, वह उसकी गर्दन पर रखी एक तेज धार वाली तलवार था। अर्जुन की गवाही समाप्त होने पर अदिति ने महिला सैनिकों की कतार की ओर अपना सिर घुमाया। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा नरम थी, लेकिन उसमें मौजूद शक्ति अभी भी वैसी ही थी। यहां मौजूद गरुड़ यूनिट की सभी महिला सैनिकों को मेरा आदेश है, अभी से अपने रैंक और पद की परवाह किए बिना तुम सब ने जो भी अन्याय सहा है उसे बताओ। कमांडर के तौर पर मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी। अब और डरने की जरूरत नहीं है, यह एक विकल्प नहीं एक आदेश है। यह शब्द खत्म होते ही महिला सैनिकों की कतार में सबसे आगे खड़ी एक हवलदार एक कदम आगे बढ़ी। वह अपने होंठ काट रही थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब जमीन की ओर नहीं देख रही थीं। उसने सीधे विक्रम को और फिर मंच पर खड़ी अदिति को देखा। उसका साहस जंगल की आग की तरह फैल गया। उसके पीछे, उसके बगल में एक एक करके और भी महिला सैनिक आगे आने लगी। वे अब चुपचाप सहने वाली पीड़ित नहीं थीं, वे अपनी आवाज से सच चिल्लाने और अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाने वाली बहादुर सैनिक थीं। इतिहास का विशाल पहिया गरुड़ यूनिट के खून से सने परेड ग्राउंड पर आखिरकार भारीपन से घूमने लगा था और कोई भी उस विशाल प्रवाह को रोक नहीं सकता था। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ को तुरंत उसी स्थान पर पद से हटा दिया गया। कमांडर का आदेश अंतिम था और परेड ग्राउंड में जमा सैकड़ों आंखें उस आदेश के पालन को स्पष्ट रूप से देख रही थीं। जैसे ही दो सैन्य पुलिसकर्मियों ने आगे बढ़कर उसकी बाह से बटालियन कमांडर का आर्म बैंड जबरदस्ती उतारा, वह टूट गया। एक सैनिक के सम्मान और गौरव का प्रतीक जब जमीन पर गिरा तो उसे एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी बनाया था वह एक पल में गायब हो गया था। उसने एक जानवर की तरह चीखते हुए छटपटाने की कोशिश की, लेकिन हट्टे कट्टे सैन्य पुलिसकर्मियों के हाथों उसे परेड ग्राउंड के एक कोने में घसीट कर ले जाया गया। उसकी आंखें किसी पागल की तरह शून्य में ताक रही थीं और उसके मुंह से अस्पष्ट श्राप और सफाइयों का मिला जुला प्रवाह निकल रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। वह अब एक कमांडर नहीं, बल्कि सैन्य कानून के फैसले का इंतजार कर रहा एक अभियुक्त था। लेफ्टिनेंट जनरल अदिति शर्मा ने ठंडी नजरों से उस दृश्य को देखा और फिर बिना किसी भाव भंगिमा के अगला आदेश दिया। कमांड मुख्यालय का सतर्कता और विधि विभाग तुरंत एक विशेष जांच समिति का गठन करे और गरुड़ यूनिट में हुए सभी मानवाधिकार उल्लंघनों और पद के दुरुपयोग के मामलों की जांच करे। जांच पूरी तरह से की जाए ताकि कोई भी निर्दोष न फंसे और कोई भी दोषी न बचे। जांच की अवधि के दौरान गरुड़ यूनिट की ऑपरेशनल कमान अस्थायी रूप से डिप्टी कमांडर को सौंपी जाती है। उसके शब्द ही कानून थे। कमांडर की सीधी कमान के तहत सतर्कता और विधि विभाग के अधिकारी जैसे पहले से ही तैयार थे, तेजी से हरकत में आ गए। वे यूनिट के विभिन्न हिस्सों में फैल गए और महत्वपूर्ण दस्तावेजों और कंप्यूटर डेटा को जब्त करने लगे और संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए बुलाना शुरू कर दिया। गरुड़ यूनिट पलक झपकते ही एक बड़े तूफान का केंद्र बन गई। जो अधिकारी और एनसीओ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर आमतौर पर विक्रम के वफादार चमचे बनकर उसके बुरे कामों में साथ देते थे या चुप रहते थे, उनके चेहरों पर खुला डर दिखाई दे रहा था। वे एक दूसरे को देखकर किसी तरह इस संकट से बचने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुख्यालय से सीधे भेजे गए जांचकर्ताओं की पैनी नजरों के सामने उनकी कोई भी चालाकी काम नहीं आई।
जांच का पहला निशाना स्वाभाविक रूप से महिला सैनिक थीं। अदिति ने उनके लिए एक विशेष स्थान की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। यूनिट के भीतर के कठोर कार्यालयों के बजाय बाहर एक नागरिक सुविधा किराए पर ली गई, ताकि मनोवैज्ञानिक स्थिरता के लिए एक आरामदायक माहौल में जांच हो सके। सेना के मनोवैज्ञानिक सलाहकारों को भी तुरंत काम पर लगाया गया। यह अदिति की दृढ़ इच्छा थी कि यह केवल एक जांच नहीं, बल्कि उन घावों को भरने की प्रक्रिया की शुरुआत होनी चाहिए जो लंबे समय से सड़ रहे थे। कैप्टन अर्जुन खन्ना को गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए सबसे पहले विशेष जांच समिति के सामने पेश किया गया। जब वह जांच कक्ष में दाखिल हुआ तो विधि विभाग के एक तेज तर्रार मेजर ने उसका स्वागत किया। कैप्टन अर्जुन, आराम से बैठो। अब से तुम्हें जो कुछ भी देखा और अनुभव किया है उसे कालानुक्रम में जितना हो सके विस्तार से बताना है। तुम्हारा बयान इस जांच की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण मानक होगा। अर्जुन ने सूखे होंठों को गीला करते हुए सिर हिलाया। उसने अपनी डायरी निकाली जिसे वह पिछले कुछ महीनों से लिख रहा था। उसमें विक्रम के दुर्व्यवहार और हमलों की तारीख, समय, स्थान और विशिष्ट विवरण भरे हुए थे। सार्वजनिक रूप से जो खुलासा किया गया था उससे कहीं ज्यादा विशिष्ट और क्रूर कृत्य उसमें दर्ज थे। कर्नल राठौड़ ने केवल महिला सैनिकों के साथ भेदभाव नहीं किया सर, उसने उनके अस्तित्व को ही नकार दिया और एक इंसान के रूप में उनके सम्मान को पूरी तरह से कुचल दिया। रात के प्रशिक्षण के दौरान जब एक महिला सैनिक ने मासिक धर्म की पीड़ा की शिकायत की तो उसने यह कहते हुए दर्द निवारक देने से मना कर दिया कि जनाना फौज को नखरे करने का हक किसने दिया, और उल्टे उसे पूरी वर्दी और साजो सामान के साथ परेड ग्राउंड के चक्कर लगाने का आदेश दिया। वह महिला सैनिक अंततः थकावट से बेहोश हो गई, लेकिन कर्नल ने उसे तुरंत मेडिकल रूम ले जाने की भी अनुमति नहीं दी। जैसे जैसे उसकी गवाही आगे बढ़ी, जांचकर्ता का चेहरा और भी सख्त होता गया। मेज पर रखी उसकी मुट्ठी इतनी कसकर बंधी हुई थी कि उसकी उंगलियों की हड्डियां सफेद पड़ गई थीं। इसके अलावा उसने महिला सैनिकों के बैरकों में बिना किसी सूचना के घुसकर निजी सामान की जांच के नाम पर उनके अंडरवियर के दराज तक खंगाले, जो स्पष्ट रूप से यौन उत्पीड़न का कार्य था। जब किसी महिला सैनिक ने इसका विरोध किया तो उसने अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उसे काल कोठरी में भेजने की धमकी दी। अर्जुन की डायरी में तारीख, पीड़ित का नाम और गवाहों के नाम तक दर्ज थे। यह केवल एक आरोप नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से तैयार किया गया अभियोग पत्र था। उसने यह सब कुछ इस सोच के साथ दर्ज किया था कि एक दिन उसे यह दुनिया को बताना होगा, भले ही उसे अपने ऊपर आने वाले खतरों का सामना करना पड़े। उसी समय महिला सैनिकों के अस्थायी निवास में एक और तरह की जांच चल रही थी। महिला जांचकर्ताओं और मनोवैज्ञानिक सलाहकारों की दो लोगों की टीमें पीड़ित महिला सैनिकों के साथ आमने सामने साक्षात्कार शुरू कर रही थीं। शुरू में ज्यादातर महिला सैनिक बोलने में झिझक रही थीं। लंबे समय तक चले दमन और डर ने उनकी आत्मा पर गहरे जख्म छोड़ दिए थे, और यह भावना कि बोलने से कुछ नहीं होगा उन पर हावी थी। कोई बात नहीं, तुम यहां कुछ भी कह सकती हो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। एक महिला जांचकर्ता ने एक युवा सिपाही के कांपते हुए हाथ को गर्मजोशी से पकड़कर कहा। उस गर्माहट से उस सिपाही का कसकर बंद दिल धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी आंखों से रुके हुए आंसू झरने की तरह फूट पड़े। मैं एक सैनिक बनना चाहती थी। देश की रक्षा करने वाली एक सम्मानित सैनिक बनने के लिए मैंने विशेष बलों के लिए आवेदन किया, जो पुरुषों के लिए भी मुश्किल माना जाता है। लेकिन यह सेना नहीं थी। कर्नल राठौड़ के लिए हम सिर्फ दिखावे के लिए रखी गई सजावट की चीजें या जब चाहे तब बुलाए जा सकने वाले गुलामों से ज्यादा कुछ नहीं थे। उसके रोते हुए कबूलनामे के साथ अन्य महिला सैनिकों ने भी एक एक करके अपने भयानक अनुभवों को बताना शुरू कर दिया। मेस में बचा हुआ खाना खाने का अपमान, पुरुष सहकर्मियों की तिरस्कारपूर्ण नजरें, उचित मूल्यांकन न मिलने और पदोन्नति से वंचित होने की निराशा, और यह गहरी हताशा कि कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। उनकी हर गवाही एक खंजर की तरह तेज थी, और यह भारतीय सेना की सबसे जिंगिंग मानी जाने वाली विशेष बल कमान के असली चेहरे को उजागर कर रही थी। इस बीच पद से हटाए गए और परिसर के एक सुनसान कार्यालय में अलग थलग पड़े विक्रम राठौड़ एक पागल की तरह हंगामा कर रहा था। उसने मेजें पलट दी, कुर्सियां फेंक दी और अपना गुस्सा जाहिर किया। अदिति शर्मा, वह औरत
वह नहीं जानती कि मैं कौन हूं। यह ऐसे ही खत्म नहीं होगा, कभी नहीं। उसने अपने संपर्कों का पूरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने सेना के उन वरिष्ठ जनरलों से संपर्क किया जिन्हें वह बड़े भाई कहकर बुलाता था, अपने सैन्य अकादमी के बैचमेट्स और सेना के भीतर विभिन्न निजी संगठनों से संपर्क साधा। उसने दावा किया कि आदित्य शर्मा की विशेष बल कमांडर के रूप में नियुक्ति ही सेना की नींव को हिलाने वाला एक गलत फैसला है और यह मामला उसकी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और सेना के भीतर पुरुष प्रधान संस्कृति को नष्ट करने के उसके बुरे इरादे से प्रेरित एक विच हंट है। वह खुद को एक ऐसे शहीद के रूप में पेश करने लगा जो सेना के रूढ़िवादी मूल्यों की रक्षा करते हुए बलिदान हो गया था। बड़े भाई, यह मामला सिर्फ मेरे खत्म होने से खत्म नहीं होगा। वह औरत मुझसे शुरुआत करके आप सब लोगों को भी निशाना बनाएगी। हमें उसे रोकना होगा किसी भी तरह। फोन के दूसरी तरफ का व्यक्ति शुरू में हैरान था, लेकिन विक्रम के लगातार अनुनय और संकट की भावना पैदा करने से वह धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगा। सेना नामक विशाल संगठन उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत एकजुटता और वफादारी से बंधा हुआ था और उनके अपने नियम मौजूद थे। आदित्य शर्मा जो बाहर से आई थी और वह भी एक महिला कमांडर, उनके लिए एक बाहरी और उनके स्थापित हितों के लिए खतरा थी। यह डर कि विक्रम का पतन उनका अपना भविष्य हो सकता है धीरे धीरे पर्दे के पीछे फैलने लगा। गरुड़ यूनिट में शुरू हुआ छोटा तूफान अब पूरे विशेष बल कमान और आगे बढ़कर पूरी सेना को हिला देने वाले एक बड़े तूफान का संकेत दे रहा था। सच को उजागर करने वालों और उसे दबाने वालों के बीच एक अदृश्य युद्ध अभी अभी शुरू हुआ था। जैसे ही विशेष जांच समिति की जांच गंभीरता से शुरू हुई, गरुड़ यूनिट के अंदर का माहौल किसी बर्फीले मैदान की तरह तनावपूर्ण हो गया। विक्रम के करीबी रहे अधिकारियों और एनएसईओ को हर दिन जांच कक्ष में बुलाकर कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ रहा था। शुरू में उन्होंने एक दूसरे से मिली भगत करके अनभिज्ञता का नाटक किया या जोर देकर कहा कि कर्नल राठौड़ के निर्देश उचित सैन्य अनुशासन स्थापित करने के लिए थे। लेकिन जैसे ही जांचकर्ताओं ने कैप्टन अर्जुन खन्ना की गवाही, पीड़ित महिला सैनिकों के बयान और जब्त किए गए विभिन्न दस्तावेजों को उनके सामने रखा, उनकी रक्षा की दीवार धीरे धीरे ढहने लगी। ऑपरेशंस ऑफिसर, इन दस्तावेजों के बारे में बताएं। यह पिछली तिमाही की महिला सैनिकों की फायरिंग प्रैक्टिस का रिकॉर्ड है, लेकिन सभी को मानक से नीचे क्यों दिखाया गया है, जबकि उस समय के प्रशिक्षक की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ज्यादातर महिला सैनिकों ने शार्प शूटर का मानक पार कर लिया था। जैसे ही जांचकर्ता ने तीखे अंदाज में यह बताया, ऑपरेशंस ऑफिसर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह ठंडा पसीना पोंछते हुए हकलाया। वह कर्नल साहब का आदेश था कि महिला सैनिक युद्ध में जाने वाली नहीं है, इसलिए प्रशिक्षण मूल्यांकन के बजाय यूनिट के अन्य कामों पर ध्यान देना ज्यादा कारगर होगा। तो तुमने झूठे सरकारी दस्तावेज बनाए? क्या तुमने सेना की युद्ध क्षमता के माप के मानक को एक कमांडर के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से बदल दिया? क्या इसी को तुम लोग उचित कमान कहते हो? जांचकर्ता की पूछताछ लगातार जारी रही। ऑपरेशंस ऑफिसर को आखिरकार यह स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ विक्रम के निर्देश पर हुआ था। इसी तरह के मामले यूनिट के हर कोने से सामने आने लगे। आपूर्ति, कार्मिक, शिक्षा, सभी क्षेत्रों में महिला सैनिकों के खिलाफ संगठित और व्यवस्थित भेदभाव के सबूत एक के बाद एक सामने आ रहे थे। विक्रम द्वारा बनाया गया साम्राज्य अपनी जड़ों से सड़ा हुआ था और उसकी बदबू पूरी यूनिट में फैल गई थी। जांच के दौरान कैप्टन अर्जुन खन्ना यूनिट के भीतर पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। जिन साथी अधिकारियों से उसकी अच्छी दोस्ती थी, वे उसे किसी संक्रामक बीमारी के मरीज की तरह टालने लगे। मेस में, कार्यालय में, यहां तक कि गलियारे से गुजरते समय भी वे अर्जुन से आंख मिलाने से बचते थे। कुछ लोगों ने तो खुलेआम उसकी निंदा की। सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? भले ही बटालियन कमांडर ने गलती की हो, लेकिन क्या कमांडर तक को इसमें खींचकर पूरी यूनिट को बर्बाद करना जरूरी था? आपने हम सबके मुंह पर कालिक पोत दी है। एनडीए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के एक जूनियर ने अपना गुस्सा न रोक पाते हुए उससे सवाल किया। अर्जुन ने चुपचाप उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा या नाराजगी के बजाय गहरी उदासी थी। तुम्हारी आंखों में क्या यह यूनिट के सम्मान को धूमिल करना लग रहा है, या सड़े हुए हिस्से को काटकर निकालने वाली सर्जरी? अगर तुम जिस सम्मान की बात कर रहे हो वह कमजोरों को कुचलकर और सच से मुंह मोड़कर बचाया जाता है, तो मुझे ऐसा सम्मान नहीं चाहिए।
उसके दृढ़ उत्तर पर जूनियर अधिकारी और कुछ नहीं कह सका और मुड़कर चला गया। लेकिन उनकी पीठ के पीछे अर्जुन को गहरा अकेलापन महसूस हुआ। उसे विश्वास था कि वह सही काम कर रहा है, लेकिन संगठन के गद्दार के रूप में कलंकित होने की हकीकत एक असहनीय बोझ थी। उसके एनडीए के बैचमेट से भी संपर्क टूट गया। वे अर्जुन के साथ जुड़ने से कतराते थे, जिस पर मुखबिर का दाग लग चुका था। उसके न्याय के बोध ने उसे एक विशाल किले के भीतर एक अलग थलग द्वीप बना दिया था। इस बीच विक्रम को बचाने का अभियान सेना के भीतर गुप्त और तेजी से शुरू हो गया। सेना मुख्यालय में एक जनरल, जिसका विक्रम से संबंध था, ने सीधे अदिति को फोन किया। वह विशेष बल कमांडर से सीनियर था और सेना के भीतर एक प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता था। जनरल अदिति, कैसी हो? मैंने गरुड़ यूनिट के मामले के सिलसिले में फोन किया है। कर्नल राठौड़, वह लड़का थोड़ा सख्त जरूर है, लेकिन वह एक सक्षम और वफादार मातहत है। मुझे लगा कि कहीं तुम उसे ज्यादा सख्ती से तो नहीं ले रही हो। सेना में अक्सर ऐसी चीजें होती रहती हैं, है ना? यह मर्दों की जगह है जहां वे पसीना बहाते हैं और मेहनत करते हैं, जैसा कि तुम जानती हो। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें स्पष्ट दबाव और फुसलाने का इरादा था। यह एक ठेठ पितृसत्तात्मक बयान था कि जो है सो है और सेना संगठन की विशेष प्रकृति को समझा जाए। अदिति ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, सर, मैं किसी एक व्यक्ति के कदाचार की जांच नहीं कर रही हूं। मैं सेना की नींव को खोखला करने वाले कैंसर को काटकर निकाल रही हूं। अगर सेना की विशेष प्रकृति जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं आपको बीच करते हुए किसी आपके साथ को दुनिया में लगाया, वह किसी विशेष लिंग के प्रति भेदभाव और हिंसा को उचित ठहराती है, तो मैं उस विशेष प्रकृति को स्वीकार नहीं कर सकती, बल्कि मैं अपने सभी अधिकारों का उपयोग करके उस गलत विशेष प्रकृति को जड़ से उखाड़ दूंगी। हमें जनरल अदिति, तुम बहुत कठोर हो रही हो। इससे तुम्हें भी चोट पहुंच सकती है। अकेले इतने सारे दुश्मन मत बनाओ, यह एक सलाह है। फोन कट गया। अदिति ने रिसीवर रखते हुए ठंडी हंसी हंसी। यह अपेक्षित प्रतिक्रिया थी। वे इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। उसने महसूस किया कि यह केवल विक्रम को दंडित करने से कहीं आगे सेना में व्याप्त पुराने और भ्रष्ट कार्टेल के साथ एक पूर्ण युद्ध होने जा रहा था। उसका अनुमान गलत नहीं था। कुछ दिनों बाद रक्षा मंत्रालय और मीडिया को एक गुमनाम पत्र भेजा गया। पत्र की सामग्री चौंकाने वाली थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि लेफ्टिनेंट जनरल अदिति शर्मा का अतीत में अपने एक पुरुष अधीनस्थ अधिकारी के साथ अनुचित संबंध था और उसने अपने प्रमोशन के लिए अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। इसमें यह भी दावा किया गया था कि वह व्यक्तिगत भावनाओं के कारण एक सक्षम पुरुष कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राठौड़ पर अत्याचार कर रही थी। यह स्पष्ट रूप से एक दुष्प्रचार और व्यक्तिगत हमला था। यह अफवाह सेना के आंतरिक संचार नेटवर्क के माध्यम से तेजी से फैल गई। लोग सच्चाई की परवाह किए बिना सनसनीखेज गपशप पर उत्साहित थे। अदिति का नेतृत्व तुरंत कसौटी पर आ गया। जो लोग उसका समर्थन करते थे वे भी संदेह करने लगे और उसकी सुधार की इच्छा पर सवाल उठाने वाली नजरें बढ़ने लगीं। विक्रम और उसके पीछे की शक्तियों द्वारा फेंका गया जवाबी हमला ठीक अदिति की सबसे कमजोर कड़ी, एक महिला कमांडर होने की छव्वे पर निशाना साध रहा था। वे मामले के सार को सेना और सेक्शन 5 वे मामले के सार को के भीतर लैंगिक भेदभाव से बदलकर एक पुरुष और महिला के बीच के प्रेम प्रसंग में बदलने की कोशिश कर रहे थे। अदिति ने अपने कार्यालय में खिड़की से बाहर देखते हुए अपने होंठ कसकर भींच लिए। उसके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था विशाल प्रतिरोध के आगे झुक जाना और एक उचित समझौते पर पहुंचकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरा रास्ता था, भले ही उसे अपने ऊपर कीचड़ उछालना पड़े, अंत तक लड़ना, सच को उजागर करना और सेना को सही रास्ते पर लाना। उसका चुनाव शुरू से ही तय था। वह कभी पीछे नहीं हट सकती थी। जिस क्षण वह पीछे हटती, वह उन अनगिनत पीड़ितों को धोखा देती जिन्होंने उस पर विश्वास करके साहस दिखाया था। युद्ध अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा था। सच्चाई की राह उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊबड़ खाबड़ और गंदी थी। लेफ्टिनेंट जनरल अदिति शर्मा के बारे में दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलने के साथ ही विशेष जांच समिति की गतिविधियां काफी धीमी पड़ गईं। जांचकर्ता शीर्ष अधिकारियों की राय भांपने लगे और विक्रम के सहयोगियों पर जांच की तीव्रता भी काफी कम हो गई।
कुछ जांचकर्ताओं के बीच तो यह निराशाजनक माहौल भी बनने लगा कि जब कमांडर खुद पाक साफ नहीं है तो हमें इतना सब करने की क्या जरूरत है। सच को उजागर करने की प्रेरणा एक विशाल संगठन की जड़ता और निहित स्वार्थ वाले गुटों के संगठित प्रतिरोध के सामने दम तोड़ रही थी। इस बदलाव को सबसे पहले महसूस करने वाला कैप्टन अर्जुन खन्ना था। वह अतिरिक्त गवाही और सबूत जमा करने के लिए जांच समिति के पास गया, लेकिन उसे पहले से बिल्कुल अलग एक ठंडा माहौल महसूस हुआ। उसके प्रति जांचकर्ताओं का रवैया उदासीन था और जो सबूत वह लाया था उन्हें देखने का तरीका भी महज औपचारिक था। कैप्टन, यह काफी नहीं है। हमें इस बात का पक्का सबूत चाहिए कि कर्नल राठौड़ ने सीधे तौर पर यह आदेश दिया था। यह सब तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, एक जांचकर्ता ने थके हुए अंदाज में कहा। यह वही व्यक्ति था जिसने कुछ समय पहले अर्जुन का हाथ पकड़कर उसके अब्बत तोता करता है साहसी निर्णय के लिए धन्यवाद दिया था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पीड़ितों के एक जैसे बयान हैं और उस समय की स्थिति के गवाह भी हैं, और ये दस्तावेज साफ तौर पर जाली कार्मिक रिकॉर्ड हैं। इससे ज्यादा पक्का सबूत और क्या हो सकता है? अर्जुन ने गुस्से से कहा, लेकिन जांचकर्ता ने अनसुना करते हुए केवल कागजात पलटना जारी रखा। उसे एहसास हो गया वे अब सच को उजागर करने के इच्छुक नहीं थे। वे एक बड़ी शक्ति के सामने खुद को बचा रहे थे। जैसे ही अदिति नामक ढाल हिलने लगी, उन्होंने तुरंत वास्तविकता से समझौता करने का रास्ता चुन लिया। निराशा से घिरा अर्जुन ने तय किया कि उसे सीधे अदिति से मिलना होगा। वह कमांडर के कार्यालय की ओर गया और कई बार रोके जाने के बाद आखिरकार वह उससे मिल सका। अदिति का चेहरा कुछ ही दिनों में काफी मुरझा गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चमक थी। कमांडर, माफ कीजिएगा, मैं बिना अनुमति के आ गया। नहीं, कोई बात नहीं। क्या बात है? तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर लगता है कि कोई अच्छी खबर नहीं है। अर्जुन ने बताया कि जांच समिति का माहौल ठीक नहीं है और जांच को जानबूझकर टाला जा रहा है या छोटा किया जा रहा है। उसने यह भी बताया कि उस पर और पीड़ित महिला सैनिकों पर यूनिट का दबाव और बहिष्कार बढ़ता जा रहा है। अदिति ने चुपचाप उसकी रिपोर्ट सुनी और फिर एक गहरी सांस ली। यह अपेक्षित था, वे इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। कैप्टन अर्जुन, मुझे खेद है, मेरी वजह से तुम्हें भी एक कठिन लड़ाई लड़नी पड़ रही है। नहीं कमांडर, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। बस मुझे डर है कि कहीं यह सब व्यर्थ न हो जाए। जिन महिला सैनिकों ने हिम्मत करके गवाही दी, वे फिर से गहरी निराशा में डूब जाएंगी। उसकी बात पर अदिति की आंखें ठंडी चमक उठीं। ऐसा नहीं होने दूंगी। यह लड़ाई मैंने शुरू की है और मैं ही इसे खत्म करूंगी। अगर वे कीचड़ की लड़ाई चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी कीचड़ में उतरूंगी। कैप्टन, मुझे तुमसे एक काम है। अदिति ने अर्जुन को एक अत्यंत गोपनीय मिशन सौंपा। यह मिशन था विक्रम के पिछले सेवा रिकॉर्ड और उससे जुड़े लोगों के कदाचार के तथ्यों की एक बार फिर से गहन जांच करना। यह एक आधिकारिक जांच समिति के बजाय कमांडर के सीधे अधीन एक अनौपचारिक जांच का निर्देश था। वह अब संस्थागत प्रणाली पर भरोसा नहीं कर सकती थी। इस बीच यूनिट में वापस लौटी महिला सैनिकों का समय नरक जैसा बीत रहा था। विक्रम चला गया था, लेकिन उसका भूत यूनिट के हर कोने में मौजूद था। विक्रम के प्रति वफादार पुरुष सैनिकों ने उन्हें खुलेआम परेशान करना शुरू कर दिया। प्रशिक्षण के दौरान वे जानबूझकर खतरनाक स्थितियां पैदा करते या उपकरणों के रखरखाव में उन्हें शामिल न करके उन्हें अलग थलग कर देते। मेस में अभी भी कोई उनके आसपास नहीं बैठता था और कभी कभी वे जानबूझकर अपमानजनक बातें कहते थे, जैसे कहां से ये औरतें मर्दों का निवाला छीनने आ गईं, कमांडर को पटाकर अपनी जिंदगी संवारना चाहती हैं। जैसे ही यह अफवाह फैली कि जांच धीमी पड़ गई है और कमांडर अदिति की स्थिति डांवाडोल है, उनका उत्पीड़न और भी बढ़ गया। गवाही में सबसे आगे रहने वाली हवलदार प्रिया चौहान ने पाया कि किसी ने जबरदस्ती उसका लॉकर खोल दिया है और उसके अंदर का निजी सामान अस्त व्यस्त कर दिया है। उसके ऊपर एक भयावह नोट रखा था जिस पर लिखा था, गद्दार की मौत। उसने महसूस किया कि उसका खून ठंडा पड़ गया है। वे डर से कांप रहे थे। कमांडर अदिति ने जिस ढाल का वादा किया था वह उतनी मजबूत नहीं लग रही थी। एक विशाल संगठन के सामने एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत कमजोर महसूस हो रही थी। उस रात महिला बैरकों में गहरी निराशा के साथ साथ फूट के संकेत भी दिखने लगे। शायद हमने गलत किया। आखिरकार कुछ भी नहीं बदलने वाला है और हम ही इस तरह से दयनीय हो गए हैं, एक सिपाही ने सिसकते हुए कहा।
उसकी बात से कुछ और भी सहमत हो गईं। हाँ, हमें लगा था कि कर्नल राठौड़ के जाने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे तो अच्छा होता कि हम पहले की तरह चुप रहते, कम से कम हमारे साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं होता। तभी चुपचाप सुन रही प्रिया चौहान अपनी जगह से उठी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें एक दृढ़ संकल्प था। तो तुम चाहती हो कि हम पहले जैसे हो जाएं, बचा खुचा खाना खाते हुए, जानवरों से भी बदतर व्यवहार सहते हुए पूरी जिंदगी ऐसे ही जिएं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम लोगों से अलग हूं। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी, भले ही मुझे यह वर्दी उतारनी पड़े। मैं यहां हार नहीं मानूंगी। उसकी चीख ने दूसरी महिला सैनिकों के दिलों को छू लिया। हाँ, वे ऐसे ही हार नहीं मान सकती थीं। वे बहुत दूर आ चुकी थीं। अगर वे अब हार मान लेती तो वे हमेशा के लिए हारी हुई रह जाती। उन्होंने एक बार फिर से हिम्मत बांधी, लेकिन उनके सामने की हकीकत अभी भी कीचड़ भरे अंधेरे जैसी थी। उसी समय कैप्टन अर्जुन देर रात तक कंप्यूटर के सामने बैठकर विक्रम से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रहा था। वह विक्रम की पिछली तैनाती वाली यूनिटों के घटना दुर्घटना रिकॉर्ड, बजट खर्च के विवरण और उसके साथ काम करने वाले लोगों की सूचियों का मिलान करते हुए कुछ खोज रहा था। तभी उसने एक अजीब बात देखी। कुछ साल पहले जिस यूनिट में विक्रम बटालियन कमांडर था, वहां एक संदिग्ध गोलीबारी की घटना हुई थी और उस समय एक एनएसओ ने आत्महत्या कर ली थी, ऐसा मामला दर्ज किया गया था। लेकिन संयोग से उस घटना के ठीक बाद यूनिट के पुराने उपकरणों को बदलने के लिए एक बड़ा बजट आवंटित किया गया था और उस अनुबंध को हासिल करने वाली कंपनी विक्रम के सगे भाई की थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह केवल एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं था। अगर उस एनएसओ की मौत इस भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई थी तो यह विक्रम की गर्दन पर छुरा घोंपने वाला एक निर्णायक सबूत हो सकता था। उसने कांपते हाथों से संबंधित दस्तावेजों को और गहराई से खंगालना शुरू कर दिया। अंधेरे में सच्चाई की एक छोटी सी चिंगारी मुश्किल से जलने लगी थी। कैप्टन अर्जुन खन्ना ने जो पाया वह विशाल भ्रष्टाचार के हिमखंड का केवल एक सिरा था। उसने रात भर जागकर संबंधित दस्तावेजों की छानबीन की और कर्नल विक्रम राठौड़, उसके भाई और एक सैन्य आपूर्तिकर्ता के बीच बने घिनौने गठजोड़ का पर्दाफाश करने वाले निर्णायक सुराग खोज निकाले। अतीत में गोलीबारी की घटना के रूप में छिपाई गई एनएसओ की मौत, यूनिट के उपकरण आपूर्ति में हुए भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एक सुनियोजित हत्या होने की संभावना बहुत ज्यादा लग रही थी। सबूत सामने आ रहे थे कि मृतक एनएसओ एक आपूर्ति अधिकारी के रूप में विक्रम के भ्रष्टाचार को भांप गया था और आंतरिक रूप से इसकी शिकायत करने की तैयारी कर रहा था। अर्जुन ने अपने द्वारा खोजे गए दस्तावेजों को व्यवस्थित किया और सीधे लेफ्टिनेंट जनरल अदिति शर्मा को रिपोर्ट किया। रिपोर्ट पाकर अदिति का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। यह केवल महिला सैनिकों पर अत्याचार का मानवाधिकार का मुद्दा नहीं था, बल्कि सेना की नींव को हिला देने वाला एक गंभीर आपराधिक कृत्य था। उसने तुरंत महसूस किया कि यह पासा पलटने वाला एक निर्णायक कार्ड है। कैप्टन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इन दस्तावेजों का स्रोत पूरी तरह से गुप्त रखा जाए। अब से मैं खुद कार्रवाई करूंगी। अदिति ने अब रक्षा मंत्रालय या सेना मुख्यालय की परवाह न करने का फैसला किया। उसने अपने सभी अधिकारों और संपर्कों का उपयोग करके सैन्य अभियोजन के भीतर अपनी सीधी कमान के तहत एक विशेष जांच दल का गुप्त रूप से गठन किया। यह एक ऐसी जांच टीम थी जो आधिकारिक जांच समिति को दरकिनार कर केवल उसके नियंत्रण में थी। उसने विक्रम के भ्रष्टाचार को केवल पद के दुरुपयोग के बजाय देशद्रोह के बराबर एक गंभीर अपराध के रूप में वर्गीकृत किया और सैन्य आपूर्ति में भ्रष्टाचार और हत्या की साजिश के आरोपों पर जांच की दिशा बदल दी। अदिति की इस हरकत का पता तुरंत विक्रम के पीछे की शक्तियों को चल गया। वे यह देखकर हैरान थे कि अदिति उनकी उम्मीदों से परे जाकर पलटवार कर रही थी। विक्रम को बलि का बकरा बनाकर मामले को रफा दफा करने की उनकी योजना में एक गंभीर बाधा आ गई थी। अगर सैन्य आपूर्ति का यह गठजोड़ सच साबित हो जाता तो इसकी आंच केवल विक्रम तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि सेना के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सकती थी। खतरा महसूस करते हुए उन्होंने और भी खुले तौर पर अदिति पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने रक्षा मंत्री के सामने अदिति की कमान क्षमता पर सवाल उठाए और एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया था कि वह सेना के पदानुक्रम को नष्ट कर रही है और व्यक्तिगत भावनाओं के कारण अपने मातहतों पर अत्याचार कर रही है। मीडिया में
उन्होंने अदिति के निजी जीवन से जुड़ी और भी सनसनीखेज और दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। 3 सितारा डायन, सेना को नष्ट करने वाली नारीवादी जैसे भद्दे आरोप लगाए गए। भारत की पहली महिला 3 स्टार जनरल को पलक झपकते ही सेना का सार्वजनिक दुश्मन बना दिया गया। अदिति चारों तरफ से घिर गई थी, लेकिन वह हिली नहीं, बल्कि दुश्मनों का प्रतिरोध जितना मजबूत होता गया, उसकी इच्छा शक्ति उतनी ही फौलादी होती गई। उसने सीधे मुकाबले का रास्ता चुना। उसने खुद मीडिया के सामने आने का फैसला किया। एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और सभी मीडिया की सुर्खियां उस पर केंद्रित हो गईं। कैमरों के फ्लैश के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर खड़ी अदिति ने बिना किसी कंपन के अपनी आवाज में बोलना शुरू किया। मैं आज यहां भारतीय विशेष बल कमांडर के रूप में अपने व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि सेना के ढह चुके अनुशासन और न्याय को फिर से स्थापित करने के लिए खड़ी हूं। उसने सबसे पहले अपने ऊपर लगी सभी अफवाहों का सीधे तौर पर खंडन किया। व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग करके पदोन्नति पाने के आरोपों पर उसने अपनी पिछली सैन्य सेवा के दौरान के सभी मूल्यांकन रिकॉर्ड और प्रदर्शन डेटा को सार्वजनिक करते हुए एक एक करके खंडन किया। उसका सैन्य रिकॉर्ड किसी भी पुरुष अधिकारी की तुलना में त्रुटिहीन था। और फिर उसने आखिरकार अपना तुरुप का पत्ता निकाला। अभी गरुड़ यूनिट में जो हो रहा है वह केवल लैंगिक भेदभाव का मामला नहीं है। मैंने ऐसे सबूत पाए हैं जो बताते हैं कि कर्नल विक्रम राठौड़ ने सैन्य आपूर्ति में भ्रष्टाचार और यहां तक कि अपने एक मातहत की मौत को छिपाने की कोशिश की है। यह एक सैनिक के सम्मान को धूमिल करने से कहीं बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाला एक गंभीर आपराधिक कृत्य है। मैं इस मामले की सच्चाई का पूरी तरह से पता लगाऊंगी और इसके पीछे जो भी हो, चाहे वह किसी भी पद पर हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी। उसकी इस बमबारी घोषणा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़कंप मच गया। मामला अब पूरी तरह से एक नए चरण में प्रवेश कर चुका था। सेना के भीतर एक साधारण उत्पीड़न का मामला एक विशाल भ्रष्टाचार गेट में बदल गया था, जिसमें सेना का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल हो सकता था। जनमत तुरंत भड़क उठा। अदिति की निंदा करने वाली आवाजें शांत हो गईं और मामले की सच्चाई का पता लगाने की राष्ट्रीय मांग जोर पकड़ने लगी। स्थिति ऐसी होने पर विक्रम के पीछे खड़ी शक्तियां गहरे भ्रम में पड़ गईं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अदिति इतनी मजबूती से सामने आएगी। अब उन्हें एहसास हुआ कि विक्रम को बचाना उनके अपने गले में फंदा डालने जैसा हो सकता है। जिंदा रहने के लिए उन्हें बलि का बकरा ढूंढना पड़ा। विक्रम का समर्थन करने वाली सभी गतिविधियां अचानक रुक गईं। वह रातों रात एक फेंका हुआ कार्ड बन गया। सभी सुरक्षा कवच हट जाने के बाद विक्रम अदिति की गुप्त जांच टीम के सामने पूरी तरह से असुरक्षित हो गया। जांचकर्ताओं ने उसके कार्यालय और घर पर छापा मारा और उसके गुप्त बेनामी खाते और सैन्य आपूर्तिकर्ता से अब तक मिली रिश्वत का विवरण वाला एक खाता बही बरामद किया। इसके अलावा उन्होंने मृतक एनएसओ की एक डायरी भी हासिल की, जिसमें विक्रम के भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाली सामग्री के साथ साथ उसकी जान को खतरा होने का डर भी साफ साफ लिखा हुआ था। सारे सबूत विक्रम की ओर इशारा कर रहे थे। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सैन्य अभियोजन ने उस पर हत्या की साजिश, रिश्वतखोरी, पद का दुरुपयोग, झूठे सरकारी दस्तावेज बनाने जैसे दर्जनों आरोप लगाकर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। एक समय गरुड़ यूनिट का राजा रहा। उसका युग इस तरह से दयनीय रूप से समाप्त हो गया। उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर गरुड़ यूनिट की महिला सैनिक एक दूसरे से लिपटकर रो पड़ी। लंबी और अंधेरी सुरंग का अंत आखिरकार दिखाई देने लगा था, लेकिन वे अभी तक नहीं जानती थीं कि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। विक्रम नामक राक्षस तो चला गया था, लेकिन उस राक्षस को बनाने वाली सेना नामक विशाल व्यवस्था अभी भी मौजूद थी। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राठौड़ के गिरफ्तार होने से गरुड़ यूनिट में एक नया दौर शुरू हुआ। यूनिट के सदस्य गहरे सदमे और भ्रम में थे। जिस कमांडर से वे इतना डरते थे और जिसका आंख मूंद कर पालन करते थे, उसे रातों रात एक घिनौने अपराधी में बदलते देख उनके विश्वास और व्यवस्था की नींव हिल गई थी। खासकर वे अधिकारी और एनएसओ जो विक्रम की छत्र छाया में सत्ता का सुख भोगते थे, वे गहरे डर से कांप रहे थे। उन्हें डर था कि जांच की आंच उन तक भी पहुंचेगी और वे अपनी जान बचाने के लिए बेचैन थे। लेफ्टिनेंट जनरल अदिति शर्मा ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया।
उसने विक्रम की गिरफ्तारी को एक मौके के रूप में इस्तेमाल करते हुए न केवल गरुड़ यूनिट बल्कि पूरे विशेष बल कमान में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए एक व्यापक सुधार अभियान शुरू किया। उसका पहला कदम कार्मिक नियुक्तियों से जुड़ा था। उसने गरुड़ यूनिट के नेतृत्व को पूरी तरह से बदल दिया। विक्रम के करीबी माने जाने वाले ऑपरेशंस ऑफिसर, कार्मिक अधिकारी जैसे प्रमुख स्टाफ को दूर दराज के महत्वहीन पदों पर भेज दिया गया और उनकी जगह पर क्षमता और चरित्र के आधार पर परखे हुए नए लोगों को नियुक्त किया गया। नए बटालियन कमांडर के रूप में एनडीए से निकले एक युवा और सुधारवादी सोच वाले मेजर को चुना गया। वह अतीत में अदिति के अधीन एक कंपनी कमांडर के रूप में काम कर चुका था और उसका गहरा विश्वास हासिल किया था। उसने पदभार ग्रहण करते ही बटालियन के संचालन का सर्वोच्च लक्ष्य आपसी सम्मान और विश्वास की बहाली को घोषित किया। मैं आप लोगों से अतीत के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन आज इस क्षण से हमारी गरुड़ यूनिट में किसी भी तरह के भेदभाव और अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिंग, रैंक, पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हम सभी साथी के नाम पर एक हैं। जो भी इस सिद्धांत को तोड़ेगा, मैं उसे अपने हाथों से वर्दी उतारने पर मजबूर कर दूंगा। उसका उद्घाटन भाषण दृढ़ था। उसने तुरंत व्यावहारिक बदलाव लाने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने महिला सैनिकों के बैरकों और सुविधाओं में बड़े पैमाने पर सुधार किया। पुराने और तंग बैरकों का नवीनीकरण किया गया और महिलाओं के लिए एक अलग व्यायामशाला और विश्राम कक्ष बनाया गया। साथ ही उसने सभी प्रशिक्षण और अभियानों में महिला सैनिकों को समान रूप से शामिल करने और उनकी क्षमताओं का निष्पक्ष मूल्यांकन करने का वादा किया। इन बदलावों के केंद्र में कैप्टन अर्जुन खन्ना था। अदिति ने अर्जुन को नए बटालियन कमांडर के प्रमुख स्टाफ ऑपरेशंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। यह एक असाधारण नियुक्ति थी। जिन्होंने उसे गद्दार का तमगा दिया था, उनके लिए यह एक चौंकाने वाली खबर थी, लेकिन जो सच्चाई के पक्ष में खड़े थे उनके लिए यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि न्याय जिंदा है। अर्जुन ने अपने पद पर रहते हुए चुपचाप लेकिन मजबूती से यूनिट के सुधार का नेतृत्व किया। उसने विक्रम के शासन में विकृत हो चुके प्रशिक्षण प्रणाली की पूरी तरह से समीक्षा की और एक तर्कसंगत कार्यक्रम बनाया जिससे सभी सदस्य अपनी क्षमता और संभावनाओं का अधिकतम उपयोग कर सकें। बेशक बदलाव की प्रक्रिया आसान नहीं थी। कुछ पुरुष सैनिक जो लंबे समय से विक्रम के तरीकों के आदी हो चुके थे, उन्होंने नई व्यवस्था के प्रति खुला असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने तर्क दिया कि महिला सैनिकों को दी जा रही रियायतें पुरुष सैनिकों के साथ उल्टा भेदभाव हैं। प्रशिक्षण की तीव्रता कम होने या अनुशासन में ढील आने जैसी शिकायतें सामने आने लगीं। एक दिन एक कठिन पहाड़ी मार्च प्रशिक्षण के दौरान एक पुरुष सिपाही जानबूझकर पीछे रहते हुए बड़बड़ाया, उफ, इन औरतों की वजह से यह क्या मुसीबत है। पहले यह ट्रेनिंग कब की खत्म हो गई होती, लेकिन इनके साथ कदम मिलाने के चक्कर में जान निकल रही है। उसकी बात सुनकर कुछ अन्य पुरुष सैनिक हंस पड़े। उसी क्षण मार्च की कतार में सबसे आगे चल रही हवलदार प्रिया चौहान ने मुड़कर उसे तीखी नजरों से देखा। अभी क्या कहा तुमने? एक बार फिर से बोलो। अगर तुम इतने ही काबिल हो तो सबसे आगे आकर 2 बैग उठाकर मेरी जगह दौड़कर दिखाओ। कर सकते हो? प्रिया पसीने से लथपथ थी, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी थकान नहीं थी, बल्कि वे गुस्से और स्वाभिमान से जल रही थीं। उसने इस प्रशिक्षण में एक बार भी पीछे नहीं रही थी, बल्कि कुछ पुरुष सैनिकों से भी आगे निकलकर चुपचाप अपनी क्षमता साबित कर रही थी। उसके आत्मविश्वास भरे रवैये पर शिकायत करने वाले सिपाही का चेहरा लाल हो गया और वह कुछ नहीं कह सका। इस तरह की छोटी मोटी झड़पें होती रहीं, लेकिन हर बार नया नेतृत्व, कैप्टन अर्जुन और अपनी कीमत साबित करने में लगी महिला सैनिक मिलकर समस्याओं को सुलझाते रहे। वे अब एक तरफा तरीके से सहने वाले नहीं थे। वे अनुचित व्यवहार का डटकर मुकाबला करते और अपनी योग्यता से अपने अस्तित्व का मूल्य साबित करते। समय के साथ यूनिट का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पुरुष सैनिकों के बीच भी महिला सैनिकों को केवल महिला के रूप में नहीं, बल्कि समान क्षमता वाले साथियों के रूप में स्वीकार करने का माहौल बनने लगा। इस बीच सैन्य अदालत में पेश किए गए विक्रम ने अपने सभी आरोपों से इनकार करते हुए अपनी बेगुनाही का दावा किया। उसके वकीलों ने तर्क दिया कि यह मामला कमांडर अदिति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सेना के भीतर सत्ता संघर्ष का नतीजा है,
और सभी सबूत मनगढ़ंत या बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं। उसका मुकदमा पूरे सेना का ध्यान खींचने वाला एक बड़ा कानूनी युद्ध बन गया। मुकदमे की प्रक्रिया में पीड़ित महिला सैनिकों को गवाह के रूप में पेश होकर अपने साथ हुई भयानक घटनाओं को एक बार फिर दुनिया को बताना पड़ा। यह उनके जख्मों को फिर से कुरेदने वाली एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। विक्रम के वकीलों ने उनके निजी जीवन को उछालकर और उनके पिछले आचरण पर सवाल उठाकर उनकी गवाही की विश्वसनीयता को कम करने की कोशिश की। उन्हें अदालत में एक बार फिर से द्वितीयक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, लेकिन वे पीछे नहीं हटी। प्रिया चौहान सहित महिला सैनिकों ने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और हिम्मत नहीं हारी। उनकी पीठ के पीछे कमांडर अदिति, कैप्टन अर्जुन और बदलाव की चाह रखने वाले अनगिनत साथी मजबूती से खड़े थे। उनकी गवाही सुसंगत, विशिष्ट थी और उसमें निहित पीड़ा का वजन न्यायाधीशों के दिलों को पिघलाने के लिए काफी था। विक्रम के बचने के रास्ते धीरे धीरे बंद हो रहे थे। गरुड़ यूनिट का सुधार और विक्रम का मुकदमा, ये दो पहिए एक दूसरे से जुड़कर भारतीय सेना के इतिहास को एक नई दिशा में ले जा रहे थे। विक्रम राठौड़ का मुकदमा सैन्य क्षेत्र से आगे बढ़कर पूरे भारतीय समाज में एक गर्म मुद्दा बन गया। मीडिया हर दिन मुकदमे की कार्यवाही का प्रसारण कर रहा था और सेना के भीतर लैंगिक भेदभाव, मानवाधिकार के मुद्दे और रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार जैसे संवेदनशील विषय सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन गए। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, विक्रम का घिनौना असली चेहरा और उसे बचाने की कोशिश करने वाले सेना के निहित स्वार्थ वाले गुटों की हकीकत सामने आने लगी और जनमत तेजी से उनके खिलाफा हो गया। जनता ने सेना की आत्म सुधार की क्षमता पर अविश्वास करना शुरू कर दिया और बाहरी हस्तक्षेप के माध्यम से पूरी सच्चाई का पता लगाने और सुधार की मांग तेज हो गई। यह सामाजिक माहौल अदालत पर भी काफी दबाव डाल रहा था। सैन्य अदालत की प्रकृति के कारण जो सेना के आंतरिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकती थी, शुरू में यह चिंता थी कि अपनों को बचाने जैसा कोई फैसला आ सकता है, लेकिन जनता की बढ़ती दिलचस्पी और लेफ्टिनेंट जनरल अदिति द्वारा पेश किए गए अकाट्य सबूतों के सामने अदालत अब और सच से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। निर्णायक क्षण तब आया जब मृतक एनएससीओ की पत्नी गवाह के रूप में पेश हुई। वह अपने पति की डायरी को सीने से लगाए गवाह के कटघरे में खड़ी हुई। उसने कांपती आवाज में गवाही दी कि कैसे उसके पति विक्रम के भ्रष्टाचार के बारे में जानने के बाद गहरे डर और दबाव में जी रहे थे। मेरे पति को एक सैनिक होने पर जीवन भर गर्व था, लेकिन कर्नल राठौड़ ने न केवल उनके सम्मान को कुचला बल्कि उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी। मरने से एक रात पहले मेरे पति ने मुझे यह डायरी देते हुए कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे दुनिया के सामने जरूर लाना। मेरे पति ने आत्महत्या नहीं की थी, उस राक्षस ने उनकी हत्या की है। उसकी चीख ने अदालत में मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू लिया। दर्शक दीर्घा में सिसकियां फूट पड़ी और न्यायाधीशों के चेहरे भी सख्त हो गए। विक्रम ने उस क्षण भी जरा भी पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि गवाह को पागल औरत कहकर तिरस्कार की नजरों से देखा। उसका यह अहंकारी रवैया उसके अपराध को साबित करने वाली आखिरी कील की तरह था। आखिरकार अंतिम फैसले का दिन आ गया। अदालत खचाखच भरी हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल अदिति शर्मा, कैप्टन अर्जुन खन्ना और गरुड़ यूनिट की महिला सैनिक भी दर्शक दीर्घा में एक तरफ बैठी थीं। वे बेचैनी से न्यायाधीश के मुंह की ओर देख रहे थे। अभियुक्त विक्रम सिंह राठौड़। यह अदालत मानती है कि अभियुक्त ने एक कमांडर के पद का दुरुपयोग करते हुए अपने अधीनस्थ सैनिकों पर आदतन मौखिक और शारीरिक हमला किया, क्रूर व्यवहार किया और लैंगिक भेदभावपूर्ण टिप्पणियों से उनके मानवाधिकारों का हनन किया। इसके अलावा सैन्य आपूर्तिकर्ता से भारी रिश्वत लेने और अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अपने अधीनस्थ को धमकाकर उसे मौत के मुंह में धकेलने का हत्या के लिए उकसाने का आरोप भी पेश किए गए। सबूतों और गवाहियों से पूरी तरह से सिद्ध होता है सैन्य आपूर्तिकर्ता से भारी चारकार 4,000 की उकसाने की जारी की। न्यायाधीश की आवाज गंभीर और दृढ़ थी। अभियुक्त ने देश की रक्षा करने वाले एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्य को भुला दिया और अपने निजी स्वार्थ के लिए सेना के सम्मान को धूमिल किया और अपने मातहत की जान लेने जैसा अमानवीय अपराध किया। इसलिए यह अदालत अभियुक्त को कोई भी नरमी बरतने के योग्य नहीं मानती है।
और सैन्य कानून के अनुसार अभियुक्त विक्रम सिंह राठौड़ को मौत की सजा सुनाती है। मौत की सजा, यह शब्द जैसे ही अदालत में गूंजा, समय थमसा गया। विक्रम, जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास न हो, भौंचक्के होकर न्यायाधीश को देखता रहा और फिर हकीकत का एहसास होते ही पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मौत की सजा, यह नहीं हो सकता, यह एक साजिश है, यह है आदित्य शर्मा, उस औरत की साजिश है, मैं बेकसूर हूं। उसकी चीखें जेल प्रहरियों द्वारा काबू किए जाने के साथ ही एक खोखली गूंज बनकर रह गईं। दर्शक दीर्घा में राहत और खुशी की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। महिला सैनिक एक दूसरे से लिपटकर बेतहाशा रो रही थीं। यह जीत के आंसू थे और उन सभी पीड़ाओं और दुखों को धोने वाले शुद्धिकरण के आंसू थे। अदिति ने सख्त चेहरे से उस दृश्य को देखा और फिर चुपचाप अदालत से बाहर निकल गई, क्योंकि उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। विक्रम को मौत की सजा सुनाए जाने का पूरे सेना पर जबरदस्त असर हुआ। यह केवल एक व्यक्ति को सजा देना नहीं था, यह एक मजबूत संदेश था कि सेना के भीतर अन्याय और अपराध अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यह पुराने जमाने की बुरी प्रथाओं से पूरी तरह से नाता तोड़ने की एक प्रतीकात्मक घटना थी। इस फैसले के बाद रक्षा मंत्रालय को पूरी सेना में एक व्यापक जांच और संगठनात्मक संस्कृति में सुधार का काम शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। गरुड़ यूनिट इन बदलावों का एक प्रतीकात्मक स्थान बन गई। विक्रम के मुकदमे के बाद यूनिट आश्चर्यजनक रूप से स्थिर हो गई और एक नई व्यवस्था में ढल गई। पुरुष और महिला सैनिक अब एक दूसरे को लिंग के आधार पर नहीं देखते थे। वे केवल साथी के नाम पर एक दूसरे पर भरोसा करते, एक दूसरे का सहारा बनते और एक साथ और भी कठिन प्रशिक्षणों का सामना करते। कैप्टन अर्जुन खन्ना द्वारा डिजाइन किया गया नया प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यक्तिगत शारीरिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए युद्ध क्षमता को अधिकतम करने के तरीके से बनाया गया था, जिससे पुरुष और महिला दोनों सैनिकों की संतुष्टि बढ़ी। एक देर रात प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद कैप्टन अर्जुन कार्यालय में बैठकर यूनिट के पुनर्गठन की योजना को अंतिम रूप दे रहा था। तभी हवलदार प्रिया चौहान ने चुपचाप दरवाजा खोला और अंदर आई। उसके हाथ में 2 कप गर्म कॉफी थी। सर, आप अभी तक गए नहीं? आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। प्रिया, अभी कुछ काम बाकी है। क्या बात है? प्रिया ने 1 कप कॉफी उसकी मेज पर रखते हुए झिझकते हुए मुस्कुराई। बस, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती थी। अगर आप नहीं होते तो हम अभी भी उस नरक में जी रहे होते। हमें एक नई दुनिया दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके सच्चे शब्दों से अर्जुन को लगा जैसे उसकी सारी थकान धुल गई हो। उसने खिड़की से बाहर दिख रहे परेड ग्राउंड को देखते हुए कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया। असली दुनिया को उन लोगों ने बदला है जिन्होंने हार नहीं मानी और हिम्मत दिखाई, जैसे कि तुम। मैंने तो बस वह किया जो करना चाहिए था। दोनों के बीच एक गर्मजोशी भरी खामोशी छा गई। उस खामोशी में उन्होंने महसूस किया कि वे सच्चे साथी हैं जो एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। गरुड़ यूनिट में रात गहरी हो रही थी, लेकिन उनके दिलों में पहले से कहीं ज्यादा उम्मीद का सूरज चमक रहा था। विक्रम नामक विशाल बुराई तो खत्म हो गई थी, लेकिन उसके द्वारा छोड़े गए जख्म और चुनौतियां अभी भी बाकी थीं। उन जख्मों को भरना और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना अब बचे हुए लोगों की जिम्मेदारी थी। विक्रम राठौड़ का युग समाप्त होने और गरुड़ यूनिट में नई हवा बहने के कई महीने बीत गए। यूनिट पहले की तुलना में कहीं ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान दिख रही थी, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल अदिति शर्मा यही नहीं रुकी। वह गरुड़ यूनिट के सफल बदलाव के मॉडल को पूरे विशेष बल कमान और आगे बढ़कर पूरी सेना में फैलाने की एक महत्वाकांक्षी योजना बना रही थी। उनका लक्ष्य केवल एक भ्रष्ट कमांडर को दंडित करना नहीं था, बल्कि सेना नामक संगठन की मौलिक संरचना में सुधार करना था। उन्होंने योद्धा सम्मान कार्यक्रम नामक एक नई नीति की घोषणा की। इस कार्यक्रम का सार यह था कि हर सैनिक को लिंग या रैंक के बजाय एक सम्मानित व्यक्ति और युद्ध की इकाई के रूप में माना जाए और उनके मानवाधिकारों और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए प्रत्येक यूनिट में एक मानवाधिकार सलाहकार की नियुक्ति को अनिवार्य किया गया और कमांडरों के अनुचित आदेशों के खिलाफ गुमनाम रूप से आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक रेड टीम प्रणाली शुरू की गई। इसके अलावा उन्होंने महिला सैनिकों को गर्भावस्था, प्रसव और बच्चों की देखभाल के साथ सैन्य सेवा जारी रखने में मदद करने के लिए व्यावहारिक नीतियां बनाई
ताकि वे करियर में रुकावट के डर के बिना देश की सेवा कर सकें। यह कट्टरपंथी सुधार योजना स्वाभाविक रूप से सेना के भीतर के रूढ़िवादी गुटों के कड़े विरोध का सामना कर रही थी। उन्होंने अदिति की नीतियों पर सेना के पदानुक्रम को तोड़ने और एक लड़ाकू संगठन के रूप में सेना के मूल सार को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। विशेष रूप से पुरुष प्रधान सैन्य संस्कृति के आदि वरिष्ठ जनरलों ने उनकी सुधारों की आलोचना करते हुए कहा कि वे सेना को बच्चों का खेल का मैदान बना रही हैं। युद्ध के मैदान में मानवाधिकार की बातें कहां से आ गईं? सेना मूल रूप से एक कठिन और कठोर जगह है। जनरल अदिति के तरीके सेना की युद्ध क्षमता को केवल कमजोर करेंगे। एक पूर्व सैनिक संगठन ने एक बयान जारी कर अदिति के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया। उनके खिलाफ राजनीतिक हमले लगातार जारी थे, लेकिन वह जरा भी नहीं डरी, बल्कि उन्होंने अपने खिलाफ हो रही आलोचना को इस बात का सबूत माना कि उनका सुधार सही दिशा में जा रहा है। युद्ध क्षमता जबरदस्ती के नियंत्रण और आज्ञाकारिता से नहीं आती है। सच्ची युद्ध क्षमता साथियों पर गहरे विश्वास, अपने मिशन पर गर्व और इस विश्वास से आती है कि इस संगठन में मेरा सम्मान किया जाता है। मैं हमारी भारतीय सेना को दुनिया की सबसे मजबूत और सम्मानित सेना बनाऊंगी। उन्होंने मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में अपनी दृढ़ राय व्यक्त की। उनका विश्वास अटूट था और जनता धीरे धीरे उनकी सच्चाई पर विश्वास करने लगी थी। विशेषकर युवा सैनिकों और उनके माता पिता ने उनके सुधारों का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने उम्मीद देखी कि सेना अब बेटों को छीनने वाली जगह नहीं, बल्कि बेटों को असली मर्द और बेटियों को असली सैनिक बनाने वाली जगह बन सकती है। इस बीच गरुड़ यूनिट में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा था। कैप्टन अर्जुन खन्ना ने पुरुष और महिला सैनिकों की मिश्रित टीमों द्वारा ऑपरेशन करने के लिए एक नई सामरिक प्रशिक्षण प्रणाली शुरू की। शुरू में कई चिंताएं थीं। शारीरिक क्षमता में अंतर के कारण दक्षता कम होने की राय प्रबल थी, लेकिन अर्जुन ने पुरुषों और महिलाओं की अपनी शक्तियों को अधिकतम करके एक तालमेल बनाने वाली रणनीति विकसित की। उदाहरण के लिए, जब पुरुष सदस्य अपनी मजबूत मारक क्षमता और शारीरिक शक्ति से दुश्मन की रक्षा पंक्ति को तोड़ते, तो अपेक्षाकृत फुर्तीली और सूक्ष्म महिला सदस्य घुसपैठ करके लक्ष्य को समाप्त करती या जानकारी इकट्ठा करती। इसके अलावा उन्होंने महिला सदस्यों को भी पुरुषों के बराबर शक्ति और युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दिया, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं के अनुरूप अनुकूलित कार्यक्रम लागू करके दक्षता बढ़ाई। पहली मिश्रित टीम का प्रशिक्षण एक वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति का अनुकरण करने वाले एक नकली युद्ध में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण के परिणाम आश्चर्यजनक थे। अर्जुन के नेतृत्व वाली मिश्रित टीम ने मौजूदा केवल पुरुष सैनिकों से बनी चिंगिंग टीम के खिलाफ एक तरफा जीत हासिल की। उन्होंने शक्ति और तकनीक, गति और रणनीति का एक आदर्श संतुलन बनाया और किसी भी अन्य टीम की तुलना में अधिक व्यवस्थित और कुशलता से काम किया। विशेष रूप से एक संकीर्ण गलियारे में नजदीकी लड़ाई की स्थिति में प्रिया चौहान द्वारा दिखाई गई अद्भुत फुर्ती और सटीक निशानेबाजी ने सभी पुरुष सदस्यों को अचंभित कर दिया। वह अब रक्षा की जाने वाली कोई चीज नहीं थी, बल्कि अपनी जान सौंपी जा सकने वाली सबसे भरोसेमंद साथी थी। इस प्रशिक्षण के परिणाम ने पूरे विशेष बल कमान को एक बड़ा झटका दिया। यह उस लंबे समय से चले आ रहे पूर्वाग्रह के टूटने का क्षण था कि महिलाएं युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अर्जुन का मिश्रित टीम मॉडल जल्द ही अन्य यूनिटों में भी फैल गया और विशेष बल कमान के सामरिक सिद्धांतों को ही बदलने का एक अवसर बन गया। इन सभी बदलावों की प्रक्रिया को अदिति एक संतुष्ट मुस्कान के साथ देख रही थीं। एक दिन वह बिना किसी सूचना के गरुड़ यूनिट के रात्रि प्रशिक्षण मैदान में पहुंची। छलावरण क्रीम लगाए, पसीने और धूल से सने पुरुष और महिला सैनिकों को एक दूसरे को चिल्लाते और प्रोत्साहित करते हुए एक शरीर की तरह काम करते देख वह गहरी भावना से भर गईं। जिस सेना का उन्होंने सपना देखा था वह ठीक वैसी ही थी। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उन्होंने कैप्टन अर्जुन और हवलदार प्रिया को चुपचाप बुलाया। तुम दोनों ने वास्तव में बहुत मेहनत की है। तुम ही हमारी सेना का भविष्य हो, उन्होंने प्रिया के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। प्रिया, तुम जैसी उत्कृष्ट सैनिक का केवल एनएससीओ बने रहना सेना के लिए एक बड़ा नुकसान है। मैं सेना मुख्यालय से औपचारिक रूप से अनुरोध करूंगी
तुम्हें एक अधिकारी के रूप में कमीशन देने के लिए, एक विशेष प्रक्रिया बनाने के लिए। तुम भारत की पहली विशेष बल की महिला सैनिक से बनी कमांडर बनने की पूरी तरह से योग्य हो। प्रिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा था कि वह जीवन भर एक एनसीओ रहेगी, लेकिन अब उसके लिए एक अधिकारी बनने का रास्ता खुल गया था। उसकी आंखों में गर्म आंसू भर आए। यह कृतज्ञता और आशा के आंसू थे। कमांडर, क्या मेरे जैसा कोई भी कमांडर बन सकता है? बेशक। कमांडर लिंग से नहीं, बल्कि क्षमता और नेतृत्व से बनता है, और तुमने यह सब कुछ साबित कर दिया है। अदिति के शब्द केवल एक प्रोत्साहन नहीं थे, यह सेना के भविष्य के प्रति उनका दृढ़ दृष्टिकोण था। वह दूसरी, तीसरी प्रिया चौहानों को तैयार करके और उन्हें सेना में महत्वपूर्ण भूमिकाएं दिलाकर एक ऐसा मजबूत सुधार का प्रवाह बनाना चाहती थीं जिसे कोई भी उलट न सके। पुरानी दीवारें ढह गई थीं और उन खंडहरों पर आशा के नए बीज अंकुरित हो रहे थे। प्रिया चौहान के अधिकारी के रूप में विशेष कमीशन की खबर ने गरुड़ यूनिट ही नहीं, बल्कि पूरे विशेष बल कमान में एक ताजा झटका दिया। यह केवल एक व्यक्ति की पदोन्नति से कहीं बढ़कर था। यह इस बात का जीता जागता सबूत था कि अगर किसी में क्षमता और कौशल है तो लिंग और पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना कोई भी सेना का नेता बन सकता है। विशेष रूप से महिला सैनिकों के लिए इस खबर ने उन्हें यह ठोस उम्मीद और लक्ष्य दिया कि वे भी भविष्य में कमांडर बन सकती हैं। यूनिट के भीतर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सीखने का माहौल बन गया, और महिला सैनिक पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय रूप से प्रशिक्षण और आत्मविकास में जुड़ गईं। लेकिन इस असाधारण कदम ने एक और संघर्ष की चिंगारी को जन्म दिया। मौजूदा पदोन्नति प्रणाली में आराम से बैठे कुछ पुरुष अधिकारियों और एनएसईओ ने जोरदार विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रिया का विशेष चयन निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत को तोड़ता है और यह पुरुष सैनिकों के साथ उल्टा भेदभाव है। एक एनसीओ बिना परीक्षा के अधिकारी कैसे बन सकता है? यह हमारे दशकों पुराने सेना के आधार को हिला रहा है। कमांडर साहिबा महिला है, इसीलिए क्या वह महिलाओं का पक्ष नहीं ले रही हैं? एक अनुभवी हवलदार मेजर ने कैप्टन अर्जुन के कार्यालय में आकर खुलेआम अपनी नाराजगी व्यक्त की। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो लंबे समय से सेना में सेवा करते हुए स्थापित पदानुक्रम और रीति रिवाजों में विश्वास करता था। अर्जुन ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर दृढ़ता से उत्तर दिया, हवलदार मेजर साहब, प्रिया ने पिछले नकली युद्ध अभ्यास में किसी से भी बेहतर सामरिक निर्णय क्षमता और नेतृत्व का प्रदर्शन किया था। संकट की स्थिति में अपने दस्ते का नेतृत्व करते हुए मिशन को पूरा करने की उसकी क्षमता किसी भी अधिकारी से कम नहीं थी। सेना का नेता डेस्क पर बैठकर परीक्षा के अंकों से नहीं बनता, बल्कि युद्ध जैसे प्रशिक्षण में साबित होता है। यह कोई पक्षपात नहीं, बल्कि एक उचित पुरस्कार है। लेकिन एक प्रक्रिया होती है। अगर आप इस तरह से सिद्धांतों की अवहेलना करेंगे तो कौन सेना के अनुशासन का पालन करेगा? सिद्धांत? हवलदार मेजर साहब, कहीं आप जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं वह यह पुराना पूर्वाग्रह तो नहीं कि औरतें कमांडर नहीं बन सकती? जमाना बदल गया है, हमारी सेना को भी जिंदा रहने के लिए बदलना होगा। दोनों की बातचीत समानांतर रेखाओं पर चलती रही, लेकिन अर्जुन एक इंच भी पीछे नहीं हटा। वह जानता था कि बदलाव के साथ प्रतिरोध और संघर्ष अवश्यंभावी हैं। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस संघर्ष से बचने के बजाय सिद्धांतों और दृढ़ विश्वास के साथ उसका सीधे सामना किया जाए। यह आंतरिक संघर्ष बाहरी राजनीतिक हमलों के साथ मिलकर और भी जटिल हो गया। अदिति के सुधारों का विरोध करने वाले सेना के वरिष्ठ पूर्व अधिकारियों और कुछ राजनेताओं ने प्रिया के विशेष कमीशन के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे सेना का निजीकरण करने वाली एक तानाशाह के रूप में चित्रित किया। संसद की रक्षा समिति में इस मुद्दे को औपचारिक रूप से एक एजेंडे के रूप में उठाकर एक सुनवाई आयोजित करने की भी मांग उठी। अदिति का सुधार एक बार फिर एक बड़ी चट्टान से टकराता हुआ लग रहा था। जब संकट बढ़ रहा था, एक अप्रत्याशित व्यक्ति अदिति से मिलने आया। वह विशेष बल कमान का सूबेदार मेजर था। वह एक जीवित किंवदंती जैसा व्यक्ति था जिसने दशकों तक विशेष बलों में सेवा की थी और सभी यूनिट सदस्यों का सम्मान अर्जित किया था। वह अपनी परंपरा और सम्मान को महत्व देने वाली रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था, इसलिए सभी को उम्मीद थी कि वह अदिति के सुधारों की आलोचना करेगा। कमांडर साहिबा, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं।
सूबेदार मेजर ने सम्मानपूर्वक सलामी दी और फिर सावधानी से बोलना शुरू किया। हाल ही में प्रिया चौहान के मामले को लेकर यूनिट के अंदर और बाहर काफी शोर है। मुझे भी शुरू में चिंता थी कि कहीं कमांडर साहिबा का फैसला बहुत जल्दबाजी में तो नहीं लिया गया। अदिति ने चुपचाप उसके अगले शब्दों का इंतजार किया, लेकिन कुछ दिन पहले रात के प्रशिक्षण मैदान में देखे गए एक दृश्य ने मेरी सोच बदल दी। मैंने देखा कि प्रिया के नेतृत्व में दस्ते के सदस्य कीचड़ भरे अंधेरे में केवल एक दूसरे की आवाज और नजरों के सहारे अनुशासित तरीके से आगे बढ़ रहे थे। वहां पुरुष और महिला का कोई भेद नहीं था, केवल ऐसे साथी थे जो एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। और उस सबके केंद्र में प्रिया थी। वह बिना चिल्लाए अपने दस्ते का नेतृत्व कर रही थी और सबसे खतरनाक जगह पर सबसे पहले आगे बढ़ रही थी। उस दृश्य को देखकर मुझे एहसास हुआ, यही हमारी विशेष बलों की सच्ची भावना है, जिसकी रक्षा के लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। सूबेदार मेजर ने एक पल के लिए बात रोकी और फिर दृढ़ संकल्प के साथ अदिति की आंखों में सीधे देखा। कमांडर साहिबा, मैं आपके फैसले का समर्थन करता हूं। नहीं, अब से मैं आगे बढ़कर आपकी ढाल बनूंगा। मैं और विशेष बलों के सभी एनसीओ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रिया चौहान भारत की सर्वश्रेष्ठ कमांडर बने और हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि यही हमारी विशेष बलों के सम्मान की रक्षा करने का तरीका है। एक जीवित किंवदंती के मुंह से निकले समर्थन के शब्दों में किसी भी राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा ताकत थी। सूबेदार मेजर की सार्वजनिक समर्थन की घोषणा ने डगमगाते हुए यूनिट के जनमत को तुरंत एकजुट करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। उसका अनुसरण करने वाले अनगिनत एनसीओ और अधिकारियों ने प्रिया के कमीशन के समर्थन में अपनी राय व्यक्त की और उल्टे भेदभाव का दावा करने वाली विरोधी आवाजें तेजी से कमजोर पड़ गईं। जब सेना के भीतर का जनमत एक हो गया तो बाहरी राजनीतिक हमले भी अपना औचित्य खो बैठे और शांत हो गए। आखिरकार सेना मुख्यालय ने अदिति के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनएसईओ के लिए विशेष अधिकारी कमीशन नामक एक नई योजना बनाने का फैसला किया। और इसके पहले लाभार्थी के रूप में सर्वसम्मति से प्रिया चौहान को चुना गया। जिस दिन कमीशन समारोह आयोजित किया गया, गरुड़ यूनिट का परेड ग्राउंड उत्सव के माहौल में डूबा हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल अदिति, सूबेदार मेजर और कैप्टन अर्जुन सहित सभी यूनिट सदस्यों की उपस्थिति में प्रिया ने आखिरकार अपने कंधे पर एक चमकता हुआ लेफ्टिनेंट का स्टार लगाया। उसकी आंखों से गर्म आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ और आत्मविश्वासी था। स्टार लगाते हुए अदिति ने उसे गर्मजोशी से गले लगाया और फुसफुसाया, बधाई हो लेफ्टिनेंट प्रिया, असली शुरुआत अब हुई है। यह मत भूलना कि हमारी सेना का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है। याद रखूंगी कमांडर, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर आपके द्वारा खोले गए इस रास्ते पर गर्व से चलूंगी। मंच के नीचे से उस दृश्य को देख रहे कैप्टन अर्जुन के चेहरे पर एक सुखद मुस्कान फैल गई। वह देख रहा था कि उसके द्वारा बोए गए बीज आखिरकार एक सुंदर फूल के रूप में खिल रहे थे। लेकिन उसके मन के एक कोने में एक और अनसुलझी चुनौती भारीपन से बैठी थी। वह थी सेना के भीतर का वह विशाल कार्टेल जिसने विक्रम के पीछे रहकर उसे नियंत्रित किया था और अदिति को धमकी दी थी। विक्रम तो खत्म हो गया था, लेकिन उसे बनाने वाला मुख्य ढांचा अभी भी मौजूद था। उसने महसूस किया कि असली युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। लेफ्टिनेंट प्रिया के कमीशन के साथ गरुड़ यूनिट और विशेष बल कमान का सुधार सही रास्ते पर आ गया। लेफ्टिनेंट जनरल अदिति शर्मा ने सेना के भीतर मिले नए सम्मान और जनता के समर्थन के बल पर अपनी सुधार नीतियों को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाया। सेना धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदल रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे एक अदृश्य युद्ध अभी भी जारी था। विक्रम के पीछे की शक्तियां यानी रक्षा उद्योग के साथ मिलकर दशकों से अपनी जेबें भरने वाला सेना के भीतर का भ्रष्ट कार्टेल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वे अदिति को हटाने और अपने निहित स्वार्थों को वापस पाने के अवसर की तलाश में थे। उन्हें यह अवसर एक अप्रत्याशित जगह से मिला। पड़ोसी देश के साथ एक स्थानीय संघर्ष की संभावना बढ़ने से पूरी सेना में आपातकालीन अलर्ट जारी कर दिया गया। सैन्य तनाव बढ़ने के साथ सेना की सर्वोच्च प्राथमिकता स्वाभाविक रूप से सुरक्षा और तैयारी पर केंद्रित हो गई। अदिति द्वारा चलाए जा रहे मानवाधिकार
कल्याण और संगठनात्मक संस्कृति में सुधार जैसे सुधार एजेंडे को युद्ध की तैयारी में बाधा डालने वाले गौण मुद्दों के रूप में देखा जाने लगा। भ्रष्ट कार्टेल के एक प्रमुख सदस्य, जो चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी में एक 4 सितारा जनरल था, ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उसने राष्ट्रपति को एक झूठी रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया था कि लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य की सुधार नीतियों ने सेना के अनुशासन को ढीला कर दिया है, जिससे मौजूदा सुरक्षा संकट की स्थिति में ठीक से निपटना असंभव हो गया है। उसने आदित्य द्वारा शुरू की गई रेड टीम प्रणाली को, कमांडरों की कमान श्रृंखला को पंगु बनाने और मिश्रित यूनिटों के गठन को, युद्ध क्षमता को कमजोर करने वाले विकृत आंकड़ों को सबूत के रूप में पेश किया। महामहिम, इस समय सेना की अनुशासित कमान श्रृंखला पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जनरल आदित्य सेना को लोकतंत्र का एक प्रयोगशाला बना रही है। विशेष बल कमान की युद्ध क्षमता अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वास्तविक स्थिति पैदा होने पर भयानक परिणाम हो सकते हैं। सुरक्षा मुद्दों के प्रति संवेदनशील राष्ट्रपति उसकी रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार करने लगे। मीडिया में भी सुरक्षा संकट के बीच सेना के सुधारों की गति को धीमा करने की बातें उठने लगीं। आदित्य की स्थिति तेजी से कमजोर हो गई। वह इस जीवन मरण पाठ पत्रासात ने 5 की प्लाट की के संकट में पड़ गई थी कि उसे यह साबित करना होगा कि उसके सुधारों ने सेना की युद्ध क्षमता को कभी कमजोर नहीं किया। ठीक उसी समय दुश्मनों द्वारा बिछाया गया जाल आखिरकार सामने आ गया। भारत के पश्चिमी तट पर एक दूरस्थ द्वीप पर अज्ञात सशस्त्र बलों ने घुसपैठ की और वहां तैनात एक छोटी नौसेना यूनिट को काबू में करके द्वीप पर कब्जा कर लिया। उन्होंने खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन बताते हुए भारत सरकार से भारी फिरौती और राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की। स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई। सरकार ने तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई और सेना ने द्वीप को वापस लेने के लिए एक ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। इसी समय चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के जनरल ने निर्णायक वार किया। महामहिम, यह ऑपरेशन भारत की सबसे जिंगिंग यूनिट विशेष बल कमान को सौंपा जाना चाहिए, लेकिन मुझे मौजूदा विशेष बल कमान पर भरोसा नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इस ऑपरेशन की कमान विशेष बल कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य के बजाय मेरे सीधे नियंत्रण वाले संयुक्त अभियान मुख्यालय को सौंपी जाए। यह स्पष्ट रूप से आदित्य को दरकिनार करने और ऑपरेशन की विफलता की स्थिति में सारी जिम्मेदारी उस पर डालने की एक चालाक साजिश थी। अगर ऑपरेशन विफल हो जाता तो वह यह दावा करता कि आदित्य के गलत सुधारों के कारण सेना कमजोर हो गई और इसीलिए ऑपरेशन विफल हो गया। राष्ट्रपति ने सोच विचार के बाद उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। आदित्य को अपनी उस यूनिट की कमान से वंचित कर दिया गया जिसे उसने अपना पूरा जीवन समर्पित करके बनाया था। यह एक सैनिक के लिए सबसे बड़ा अपमान था। ऑपरेशन के दिन गरुड़ यूनिट सहित विशेष बल के जवान संयुक्त अभियान मुख्यालय की कमान के तहत द्वीप में घुसपैठ कर गए, लेकिन ऑपरेशन शुरू से ही लड़खड़ा रहा था। मुख्यालय से आया ऑपरेशन प्लान हकीकत से कोसों दूर केवल कागजों पर बना हुआ था। जमीनी हकीकत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने वाले अव्यावहारिक आदेश लगातार दिए जा रहे थे और यूनिटों के बीच कोई तालमेल नहीं था। यह क्या बकवास है? दुश्मन की मारक क्षमता उम्मीद से कहीं ज्यादा है। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हमारे सैनिक ही मारे जाएंगे। हमें ऑपरेशन प्लान बदलना होगा। जमीनी कमांडर गरुड़ यूनिट के बटालियन कमांडर ने घबराहट में चिल्लाया, लेकिन संयुक्त अभियान मुख्यालय का जवाब ठंडा था। चुप रहो और आदेश का पालन करो। तुम्हें बस जो कहा जाए वही करना है। उसी क्षण कैप्टन अर्जुन ने दुश्मनों की हरकतों में कुछ अजीब देखा। उनकी रणनीति और हथियारों का इस्तेमाल करने का तरीका सामान्य आतंकवादियों के स्तर से कहीं ज्यादा था। वे किसी अच्छी तरह से प्रशिक्षित नियमित सेना की तरह लग रहे थे, और जब उसने उनके संचार में एक सूक्ष्म शब्द सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह एक बहुत पुराना कोड था जो केवल भारतीय सेना में ही इस्तेमाल होता था। यह एक जाल है, अर्जुन ने तुरंत महसूस किया। यह सशस्त्र समूह आतंकवादी नहीं थे। वे सेना के भीतर के भ्रष्ट गुटों के साथ मिले हुए दूसरे सैनिक थे। उन्होंने जानबूझकर यह स्थिति पैदा की थी ताकि सुरक्षा संकट पैदा करके आदित्य को पद से हटाया जा सके। यह एक विशाल नाटक था और उस नाटक का अंत
विशेष बल के जवानों को बलि का बकरा बनाकर ऑपरेशन को विफल करना था। सब लोग पीछे हटो, यह एक जाल है, हमें तुरंत ऑपरेशन रोकना होगा। अर्जुन ने संचार उपकरण पकड़कर चीखा, लेकिन उसकी चीख को अनसुना कर दिया गया। संयुक्त अभियान मुख्यालय ने उल्टे उसे आदेश की अवहेलना के लिए कोर्ट मार्शल करने की धमकी दी। उसी क्षण दुश्मनों के घात लगाए बैठे ठिकानों से आग बरसने लगी। विशेष बल के जवान एक पिंजरे में फंसे चूहे की तरह अंधाधुंध हमले की चपेट में आ गए और बेबस होकर गिरने लगे। ठीक उसी निराशा के क्षण में सभी संचार नेटवर्कों को हिला देने वाली एक तीखी आवाज गूंजी। यह विशेष बल कमांडर है, संयुक्त अभियान मुख्यालय के सभी कमांडर तुरंत ऑपरेशन की कमान मुझे सौंप दें। यह एक आदेश है, मैं दोहराती हूं, अब से पश्चिमी तट द्वीप को वापस लेने के ऑपरेशन की पूरी कमान विशेष बल कमांडर मैं संभालूंगी। यह अदिति थी। कमान से वंचित होने के बावजूद वह अपनी सीधी कमान वाली यूनिट के साथ गुप्त रूप से एक हेलीकॉप्टर में बैठकर ऑपरेशन क्षेत्र के ऊपर प्रकट हुई थी। उसने अब शीर्ष अधिकारियों के आदेशों का इंतजार नहीं किया। वह अपने सैनिकों को मरते हुए नहीं देख सकती थी। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सेना की कमान श्रृंखला का सीधे तौर पर उल्लंघन करते हुए एक विद्रोह का रास्ता चुना था। एक तूफान एक बार फिर से देश पर छा रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल अदिति शर्मा के आगमन ने युद्ध के मैदान की हर चीज को बदलकर रख दिया। उनकी आवाज में एक अकाट्य अधिकार और आत्मविश्वास था, और भ्रम में पड़े विशेष बल के जवानों ने उनकी आवाज सुनते ही ऐसा महसूस किया जैसे उन्हें कोई बचाने वाला मिल गया हो। बिखरी हुई कमान श्रृंखला तुरंत उनके इर्द गिर्द फिर से संगठित हो गई। हेडक्वार्टर, क्या कर रहे हो? तुरंत उस हेलीकॉप्टर को मार गिराओ, यह खुला विद्रोह है। संयुक्त अभियान मुख्यालय के कंट्रोल रूम में 4 सितारा जनरल गुस्से से चिल्ला रहा था, लेकिन उसके आदेश का पालन करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जमीनी सैनिकों ने सहज रूप से समझ लिया था कि इस समय जिस कमांडर पर भरोसा करना है वह मॉनिटर के पीछे छिपकर हकीकत से दूर के आदेश देने वाला नहीं, बल्कि गोलियों की बौछार के बीच सीधे युद्ध के मैदान के ऊपर प्रकट होकर अपने सैनिकों के साथ जीवन मृत्यु साझा करने वाली अदिति है। कैप्टन अर्जुन, जमीनी स्थिति की रिपोर्ट दो। अदिति की आवाज अर्जुन के संचार उपकरण पर पहुंची। रिपोर्ट करता हूं कमांडर, दुश्मन आतंकवादी नहीं बल्कि हमारी सेना के पुराने कोड का इस्तेमाल करने वाला एक अज्ञात सैन्य समूह है। उन्होंने जानबूझकर हमारी सेना को एक जाल में फंसाया है। जैसा सोचा था। ठीक है, अब से मेरे निर्देशों का पालन करो। सभी जवान अपनी मौजूदा स्थिति से लड़ाई रोकें और मेरे द्वारा बताए गए निर्देशांक पर तुरंत पीछे हटकर एक नई रक्षा पंक्ति बनाएं। यह हमला करने का नहीं बल्कि जीवित रहने का ऑपरेशन है। उनके आदेश तेज और सटीक थे। उन्होंने निरर्थक बलिदान देने के बजाय पहले सैनिकों को एक सुरक्षित स्थान पर वापस बुलाकर अपनी ताकत को फिर से संगठित करने का विकल्प चुना। उनकी कमान के तहत विशेष बल के जवान एक जीवित प्राणी की तरह व्यवस्थित रूप से काम करते हुए दुश्मन के घेरे को तोड़कर पीछे हटने लगे। उसी समय अदिति के हेलीकॉप्टर के अंदर एक और युद्ध चल रहा था। वह अपने सबसे भरोसेमंद खुफिया अधिकारियों को साथ लाई थी। उन्होंने अर्जुन द्वारा पकड़े गए दुश्मन के कोड संचार को ट्रैक करके उसके पीछे के लोगों का पता लगाने का काम शुरू कर दिया। मिल गया कमांडर, यह संचार प्रणाली अतीत में भंग की गई एक अनियमित खुफिया इकाई कोड नेम फैंटम द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कोड प्रणाली से मेल खाती है। फैंटम यूनिट, यह अतीत में सैन्य शासन के दौरान सरकार के संरक्षण में सभी प्रकार के अवैध ऑपरेशन करने वाली एक गुप्त इकाई का नाम था। आधिकारिक तौर पर इसे भंग कर दिया गया था, लेकिन यह अफवाह थी कि इसके बचे हुए सदस्य अभी भी सेना के भीतर के भ्रष्ट गुटों के साथ मिलकर गुप्त रूप से सक्रिय थे। तो यह वे थे। विक्रम के पीछे की शक्ति यही लोग थे। अदिति को लगा जैसे सारी पहेली सुलझ गई हो। यह घटना फैंटम के बचे हुए सदस्यों द्वारा चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के भ्रष्ट गुटों के साथ मिलकर एक सुरक्षा संकट पैदा करने और उसे हटाकर सेना पर कब्जा करने के लिए रचा गया एक विशाल नाटक था। उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति के सचिव को सीधे संपर्क किया। उन्होंने युद्ध के मैदान में हो रही सभी घटनाओं और इस बात की चौंकाने वाली जानकारी दी कि यह घटना सेना के भीतर के विद्रोही गुटों द्वारा की गई एक तख्तापलट की कोशिश हो सकती है।
सचिव महोदय, यह बाहरी दुश्मन के साथ लड़ाई नहीं है, यह हमारी सेना के भीतर पनपे कैंसर को हटाने की एक सर्जरी है। कृपया महामहिम राष्ट्रपति को बताएं कि मैं, अदिति शर्मा, एक सैनिक के सम्मान की शपथ लेती हूं कि मैं इस विद्रोह को दबा दूंगी और अपने सैनिकों को बिना किसी नुकसान के जीवित वापस लाऊंगी। कृपया मुझे सारे अधिकार सौंप दें। उनकी रिपोर्ट ने राष्ट्रपति भवन में हड़कंप मचा दिया। शुरू में संदेह करने वाले राष्ट्रपति भी अदिति द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों और उनकी आवाज में भरे आत्मविश्वास से प्रभावित होने लगे। अंत में राष्ट्रपति ने एक निर्णय लिया। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के जनरल सहित संयुक्त अभियान मुख्यालय के सभी कमांडरों को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाता है और पश्चिमी तट द्वीप संकट से संबंधित सभी कमान अधिकार विशेष बल कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अदिति शर्मा को सौंपे जाते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति का आदेश जारी हुआ, युद्ध का पासा पूरी तरह से पलट गया। अब अदिति एक विद्रोही अपराधी नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रमुख के पूर्ण विश्वास के तहत विद्रोही गुटों को दबाने वाली एकमात्र कमांडर बन गई थी। कमान पूरी तरह से अपने हाथ में लेने के बाद अदिति का पलटवार भयानक रूप से तेज और सटीक था। उन्होंने पीछे हटी हुई गरुड़ यूनिट को एक नया ऑपरेशनल आदेश दिया। लेफ्टिनेंट प्रिया, सुन रही हो? जी कमांडर। लेफ्टिनेंट प्रिया चौहान आदेश की प्रतीक्षा में हूं। नई लेफ्टिनेंट बनी प्रिया ने दृढ़ आवाज में उत्तर दिया। तुम्हारी टीम को एक विशेष मिशन सौंपा जाता है। दुश्मन के पीछे गुप्त रूप से घुसपैठ करके उनके संचार सुविधाओं को नष्ट कर दो। हमें उन्हें अंधा और बहरा बनाना होगा। कर सकती हो? जी समझ गई। मिशन पूरा किया जाएगा। लेफ्टिनेंट प्रिया अपनी टीम के सदस्यों को लेकर घने अंधेरे में गायब हो गई। वह और उसकी टीम के सदस्य पुरुष और महिला सैनिकों का एक आदर्श मिश्रण थे और वे विशेष बलों के भीतर सबसे उत्कृष्ट घुसपैठ क्षमता वाली टीम थे। वे अदिति के सुधारों का सबसे अच्छा परिणाम थे। उसी समय कैप्टन अर्जुन के नेतृत्व वाली मुख्य सेना ने सामने से दुश्मनों को भ्रमित करते हुए दबाव बनाना शुरू कर दिया। ऑपरेशन का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया था। पहले की तरह आंख मूंदकर हमला करने के बजाय वे पूरी तरह से सोची समझी चालों से दुश्मन की कमजोरियों पर वार कर रहे थे। कुछ समय बाद द्वीप के सबसे ऊंचे शिखर पर एक जोरदार धमाके के साथ एक चमक दिखाई दी। लेफ्टिनेंट प्रिया की टीम ने आखिरकार दुश्मन की संचार सुविधाओं को नष्ट करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। कमान प्रणाली के पंगु हो जाने से दुश्मन गहरे भ्रम में पड़ गए और इस मौके का फायदा उठाते हुए अर्जुन की सेना ने उन पर जोरदार हमला कर दिया। लड़ाई आश्चर्यजनक रूप से जल्दी खत्म हो गई। फैंटम के बचे हुए सदस्य ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर पाए और ज्यादातर या तो पकड़ लिए गए या मारे गए। अदिति ने बिना किसी सैनिक को खोए पूरी तरह से विद्रोही गुटों को दबा दिया और द्वीप को वापस लेने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने सबसे नाटकीय तरीके से यह साबित कर दिया कि उनके सुधारों ने सेना की युद्ध क्षमता को कमजोर नहीं किया, बल्कि किसी भी अन्य यूनिट की तुलना में एक ज्यादा मजबूत और कुशल सेना का निर्माण किया है। द्वीप पर उगते हुए सुबह के सूरज की रोशनी में उन्होंने महसूस किया कि एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिमी तट पर मिली शानदार जीत ने लेफ्टिनेंट जनरल अदिति शर्मा को भारतीय सेना का नया नायक बना दिया। उनके विद्रोह को देश को संकट से बचाने वाले एक साहसिक निर्णय के रूप में फिर से मूल्यांकित किया गया और उनके नेतृत्व और सुधारों की वैधता को कोई भी नकार नहीं सका। राष्ट्रपति ने उन्हें सर्वोच्च वीरता पदक से सम्मानित किया और इस घटना की सच्चाई का पता लगाने और सेना में सुधार के लिए उन्हें पूर्ण अधिकार दिए। घटना के पीछे के षड्यंत्रकारी चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के जनरल और फैंटम के बचे हुए सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और सर्वोच्च सैन्य अदालत में पेश किया गया। उनके मुकदमे की प्रक्रिया में पिछले दशकों में सेना के भीतर हुए घिनौने भ्रष्टाचार और राजनीतिक औद्योगिक गठजोड़ की सच्चाई पूरी तरह से सामने आ गई। उन्होंने केवल अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला था और अनगिनत सैनिकों की जान को दांव पर लगाकर एक भयानक साजिश रची थी। जनता स्तब्ध थी और सेना की मौलिक सर्जरी की मांग आसमान छू रही थी। अंततः जनरल सहित मुख्य षड्यंत्रकारियों को देशद्रोह और विद्रोह की साजिश के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। यह भारतीय सेना के सबसे काले अध्याय के अंत का क्षण था। सारा तूफान शांत हो जाने के बाद अदिति ने अपने वादे के अनुसार सेना में सुधार के काम में तेजी ला दी। इस घटना के बाद पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुके रूढ़िवादी गुटों के प्रतिरोध के बिना
वह अपने द्वारा सोची गई सभी सुधार योजनाओं को लागू करने में सक्षम थीं। सेना में एक पारदर्शी और निष्पक्ष कार्मिक प्रणाली स्थापित की गई और यह एक उन्नत सैन्य बल बन गया, जहां व्यावहारिक युद्ध क्षमता और सैनिकों के मानवाधिकारों का समान रूप से सम्मान किया जाता था। उनके द्वारा बोए गए बीज आखिरकार भारतीय सेना नामक विशाल खेत में भरपूर फसल देने लगे थे। इन सभी बदलावों के केंद्र में गरुड़ यूनिट थी। गरुड़ यूनिट आदित्य के सुधारों का प्रतीक बन गई और पूरी सेना का ध्यान आकर्षित किया, विशेष रूप से माथिया के दला पर इस ऑपरेशन में शानदार प्रदर्शन करने वाले कैप्टन अर्जुन खन्ना और लेफ्टिनेंट प्रिया चौहान रातों रात स्टार बन गए। कैप्टन अर्जुन खन्ना को उनके योगदान के लिए मेजर के पद पर विशेष पदोन्नति मिली और उन्हें विशेष बल मुख्यालय के एक प्रमुख पद ऑपरेशन डिवीजन के प्रशिक्षण प्रमुख के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। अब वह न केवल गरुड़ यूनिट बल्कि पूरे विशेष बलों की प्रशिक्षण प्रणाली के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर एक अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे सभी विशेष बल के जवान लिंग और पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। लेफ्टिनेंट प्रिया चौहान को भी कैप्टन के पद पर विशेष पदोन्नति मिली। वह भारत की पहली महिला विशेष बल कंपनी कमांडर बनी। उनकी कमान वाली कंपनी पुरुष और महिला सैनिकों से बनी थी, लेकिन यह किसी भी अन्य कंपनी की तुलना में सबसे मजबूत एकजुटता और युद्ध क्षमता का दावा करती थी। वह कभी एक सख्त कमांडर के रूप में तो कभी एक गर्मजोशी भरी बड़ी बहन की तरह अपने जवानों का नेतृत्व करती थीं और उन्हें अपने सभी मातहतों का पूरा विश्वास और सम्मान प्राप्त था। उनका अस्तित्व ही सेना में अनगिनत महिला सैनिकों के लिए एक जीवित आशा का प्रमाण बन गया। कई साल बीत गए। भारतीय सेना पहले की तुलना में पूरी तरह से बदल चुकी थी। अदिति को जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया और वह भारत की पहली महिला चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अध्यक्ष बनी। उन्होंने सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में एक मजबूत सुरक्षा और जनता का विश्वास दोनों हासिल करने वाली एक मजबूत सेना बनाने में सफलता प्राप्त की। एक सुहावने वसंत के दिन अध्यक्ष अदिति शर्मा बिना किसी सूचना के गरुड़ यूनिट का दौरा करने पहुंची। अब उन्हें अपनी पहचान छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। यूनिट के मुख्य द्वार पर उनका स्वागत एक सक्षम बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन खन्ना और उनके बगल में गर्व से सलामी देते हुए ऑपरेशंस ऑफिसर मेजर प्रिया चौहान ने किया। समय के साथ वे शानदार ढंग से विकसित होकर यूनिट के प्रमुख कमांडर बन गए थे। अदिति उनके साथ यूनिट के मेज की ओर बढ़ी। मेज के अंदर पुरुष और महिला सैनिक बिना किसी झिझक के एक दूसरे के साथ बैठकर हंसते बोलते हुए भोजन कर रहे थे। उनकी थालियों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से भरपूर और स्वादिष्ट भोजन था। अब कोई भी किसी का बचा हुआ खाना नहीं खा रहा था और किसी को भी जनाना फौज जैसे अपमानजनक शब्द नहीं सुनने पड़ते थे। खिड़की के पास बैठकर उस दृश्य को खुशी से देख रही अदिति की आंखों में अचानक उस दिन की याद आ गई जब वह पहली बार यहां आई थीं। अपमान, हिंसा और निराशा से भरा वह वीरान स्थान अब सम्मान, विश्वास और आशा से भरे एक गर्मजोशी भरे स्थान में बदल गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन उनके पास आया और उन्हें एक कॉफी दी। अध्यक्ष महोदया, आप भावुक लग रही हैं। अदिति ने मुस्कुराते हुए कॉफी ली। हाँ अर्जुन, ऐसा लगता है जैसे हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन आज यहां आकर एक बार फिर से यह पुष्टि हो गई है कि वह सारी पीड़ा और लड़ाई व्यर्थ नहीं थी। तभी मेजर प्रिया चौहान नए नए भर्ती हुए युवा सैनिकों के एक समूह को लेकर उनके सामने आईं। उनमें से आधी महिलाएं थीं। वे अदिति को सम्मान और प्रशंसा से भरी आंखों से देख रही थीं। अध्यक्ष महोदया को सलामी। एक जोरदार नारे के साथ उन्होंने अनुशासित तरीके से सलामी दी। उनके ताजगी भरे लेकिन साहसी चेहरे में अदिति ने भारतीय सेना का उज्जवल भविष्य देखा। उन्होंने एक गर्मजोशी और दयालु मुस्कान के साथ उनकी सलामी स्वीकार की। कभी रौंदी गई थालियों पर अब एक नए युग की आशा बहुतायत से उग रही थी। अंधेरे का लंबा युग पूरी तरह से समाप्त हो गया था और आखिरकार सच्चे गौरव का युग शुरू हो रहा था। समय बीतता गया और भारतीय सेना चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अध्यक्ष अदिति शर्मा द्वारा स्थापित सुधार की नींव पर मजबूती से विकसित होती रही। उन्होंने अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया और सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हुई।
लेकिन उनके द्वारा छोड़ा गया आपसी सम्मान का नेतृत्व सेना की एक नई परंपरा के रूप में गहराई से जड़ें जमा चुका था। सेना अब एक बंद और सत्तावादी संगठन नहीं थी। यह एक स्वस्थ संगठन बन गया था जो जनता के साथ संवाद करता था और समय के बदलावों को सक्रिय रूप से स्वीकार करता था। अर्जुन को कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया और वह सेना मुख्यालय में नीतियों का समन्वय करने वाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। उसने गरुड़ यूनिट के अपने अनुभव के आधार पर पूरी सेना की संगठनात्मक संस्कृति और शिक्षा प्रशिक्षण प्रणाली में नवाचार करने में बड़ा योगदान दिया। वह अक्सर जमीनी यूनिटों का दौरा करके युवा अधिकारियों और एनएसओ को अपने अनुभव सुनाता था। सच्ची ताकत किसी को दबाने और उस पर शासन करने से नहीं आती है। जब हम एक दूसरे के मतभेदों को स्वीकार करते हैं, प्रत्येक की क्षमता को अधिकतम करने में मदद करते हैं और एक साझा लक्ष्य की ओर एक साथ आगे बढ़ते हैं, तब हम एक ऐसी टीम बन जाते हैं जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। उसका व्याख्यान हमेशा जोरदार तालियों से स्वागत किया जाता था। वह अनगिनत युवा सैनिकों के लिए एक जीवित आदर्श बन गया था। प्रिया चौहान ने सभी की उम्मीदों से बढ़कर एक शानदार विकास दिखाया। उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्होंने भारतीय सेना में पहली महिला विशेष बल बटालियन कमांडर बनकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। उनकी कमान वाली बटालियन विशेष बल कमान के भीतर सबसे कठिन मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली सबसे मजबूत यूनिट के रूप में प्रसिद्ध हुई। वह विक्रम राठौड़ की तरह अपने जवानों पर शासन करने वाली कमांडर नहीं थी। वह हमेशा सबसे पहले प्रशिक्षण मैदान में पहुंचती थीं और सबसे देर तक अपने मातहतों की देखभाल करती थीं। उनके नेतृत्व में यूनिट के सदस्य लिंग की परवाह किए बिना एक दूसरे के लिए अपनी जान देने वाले सच्चे साथी बन गए। एक दिन कर्नल अर्जुन एक रक्षा नीति संगोष्ठी में भाग लेने के दौरान सेवानिवृत्ति के बाद एक रक्षा अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में काम कर रही अदिति से अचानक मिल गया। वर्दी के बिना वह एक साधारण अधेड़ महिला की तरह लग रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि और गर्मजोशी भरा करिश्मा था। बहुत समय बाद मिले। अध्यक्ष महोदया, आप स्वस्थ हैं? कर्नल अर्जुन, अब तो तुम मुझसे भी बड़े आदमी बन गए हो। तुम सेना का इतने शानदार तरीके से नेतृत्व कर रहे हो कि बाहर से देखकर मेरा दिल भी गर्व से भर जाता है। दोनों पास के एक कैफे में बैठकर देर तक बातें करते रहे। उन्होंने गरुड़ यूनिट में शुरू हुए उन कठिन संघर्ष के दिनों को याद करते हुए भावुक हो गए। मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर उस दिन आप उस मेस में नहीं आई होती तो आज हम और हमारी सेना कैसी होती। अर्जुन की बात पर अदिति धीरे से मुस्कुराई। अगर मैं नहीं होती तो कोई और यह काम करता, जैसे कि तुम। समय का प्रवाह, विशाल अन्याय आखिरकार कभी न कभी ढह ही जाता है। हमने तो बस उस समय को थोड़ा जल्दी ला दिया। उन्होंने खिड़की से बाहर के दृश्य को देखते हुए अपनी बात जारी रखी। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि क्या गिराया गया, बल्कि यह है कि उन खंडहरों पर क्या बनाया गया। इस लिहाज से असली इतिहास तो तुम और प्रिया जैसे युवा नेता बना रहे हो। कृपया अपने इस जज्बे को कभी मत खोना और एक बेहतर सेना बनाना। दोनों की मुलाकात के कुछ दिनों बाद गरुड़ यूनिट में एक बहुत ही खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह उन महिला सैनिकों को आमंत्रित करने वाला एक होमकमिंग डे कार्यक्रम था जिन्हें विक्रम के शासन में पीड़ा सहकर सेना छोड़नी पड़ी थी। कार्यक्रम का आयोजन बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रिया चौहान ने किया था। वह अपने पुराने साथियों के दर्द को सांत्वना देना चाहती थीं और यह दिखाना चाहती थीं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और सेना कितनी गर्व से बदल गई है। शुरू में शामिल होने में झिझकने वाली महिलाएं भी प्रिया के सच्चे पत्र से प्रभावित होकर एक एक करके यूनिट में आने लगीं। वे यूनिट के बदले हुए रूप को देखकर हैरान रह गईं। जिस परेड ग्राउंड को उन्हें तिरस्कार और अपमान के बीच साफ करना पड़ता था, उस पर पुरुष और महिला जवानों को एक साथ घुल मिलकर बेफिक्री से फुटबॉल खेलते देख उनकी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम के अंत में प्रिया अपने पुराने साथियों के सामने खड़ी हुई। आज यहां आने के लिए आप सभी वरिष्ठों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आंसू और पीड़ा के कारण ही आज हम यहां मौजूद हैं। जिस सैनिक के सम्मान की आप रक्षा करना चाहती थीं, हम उसकी रक्षा करेंगे। कृपया अब दर्दनाक यादों को दफना दें और भारतीय सेना के मजबूत समर्थक बने। उनके भाषण के बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अतीत के जख्म इस तरह नई आशा और सुलह के बीच धीरे धीरे भर रहे थे।
अंधेरा प्रकाश को नहीं हरा सकता, यह सरल सत्य वहां इतिहास बनकर जी रहा था। अदिति, अर्जुन और प्रिया द्वारा लाई गई बदलाव की लहर सेना की दीवारों को लांघकर पूरे समाज में फैल गई। सेना का सबसे रूढ़िवादी और सत्तावादी संगठन से सबसे नवीन और समतावादी संगठन में बदलना भारत के अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक गहरी प्रेरणा बन गया। व्यापार, राजनीति, शिक्षा, समाज के हर कोने में पुरानी प्रथाओं और अन्याय को खत्म करने और योग्यता और कौशल पर आधारित एक स्वस्थ संस्कृति बनाने के लिए आंदोलन शुरू हो गए। गरुड़ यूनिट का चमत्कार एक सामाजिक घटना बन गया। समय और बीता और वह युग जब वे इतिहास के मंच पर थे, एक पीढ़ी पुरानी बात हो गई। भारत दुनिया के सबसे मजबूत और उन्नत सेना वाले देशों में से एक माना जाने लगा। सैनिक बनना पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सबसे सम्मानजनक और गर्व का काम माना जाता था। एक शांत ग्रामीण गांव के एक छोटे से घर में सफेद बालों वाली एक बूढ़ी महिला अदिति रहती थी। सेना से पूरी तरह सेवानिवृत्त होने के बाद वह एक सामान्य नागरिक के रूप में एक शांत जीवन जी रही थी। उनके घर की दीवार पर एक धुंधली तस्वीर लगी हुई थी। गरुड़ यूनिट के परेड ग्राउंड की पृष्ठभूमि में युवा अदिति और मासूम से दिखते अर्जुन और साहसी चेहरे वाली प्रिया की एक साथ खींची गई तस्वीर थी। वह अक्सर उस तस्वीर को देखकर अपने संघर्ष भरे युवा दिनों को याद करती थीं। एक दिन उनके घर कुछ मेहमान आए। 4 सितारों वाले जनरल के रैंक के साथ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन और 3 सितारों वाले लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के साथ विशेष बल कमांडर प्रिया। वे अब भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर बन चुके थे। अध्यक्ष महोदया, आप कैसी हैं? समय के निशान उनके चेहरे पर दिख रहे थे, लेकिन अर्जुन की आवाज अभी भी दमदार थी। प्रिया ने चुपचाप आगे बढ़कर जैसे अपनी मां का हाथ पकड़ रही हो, अदिति के झुर्रियों वाले हाथ को गर्मजोशी से पकड़ लिया। इस बूढ़ी औरत को देखने के लिए तुम लोग इतनी दूर आए हो। तुम दोनों पर बहुत गर्व है। तुम्हारे कंधों पर जो सितारे हैं वे मेरी आंखों में किसी भी हीरे से ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अदिति ने आंसू पोंछते हुए उनका स्वागत किया। तीनों अलाव के पास बैठकर ऐसे बतियाने लगे जैसे वे एक लंबे समय से बिछड़े हुए परिवार के सदस्य हों। आजकल सेना कैसी है? क्या मेरे बनाए हुए नियम अभी भी माने जाते हैं? बिल्कुल अध्यक्ष महोदया, आपने जो रास्ता बनाया है हम तो बस उस पर आगे बढ़ते गए हैं। अब हमारी सेना में महिला सैनिक जैसा शब्द लगभग इस्तेमाल नहीं होता, सभी बस सैनिक हैं। प्रिया की बात पर अदिति ने संतुष्टि से मुस्कुराया। तभी अर्जुन ने सावधानी से अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। यह वही डायरी थी जिसमें उसने कैप्टन रहते हुए विक्रम के अत्याचारों को दर्ज किया था। मैं अभी भी कभी कभी इस डायरी को निकाल कर देखता हूं ताकि मैं यह न भूलूं कि हम किसके खिलाफ लड़े थे और हम क्या बचाना चाहते थे। इस छोटी सी डायरी से शुरू हुए बदलाव ने आखिरकार दुनिया को बदल दिया। वे देर तक अतीत को याद करते रहे, वर्तमान पर बात करते रहे और भविष्य की कल्पना करते रहे। जब विदा होने का समय आया तो प्रिया ने अदिति को कसकर गले लगा लिया। अध्यक्ष महोदया, आप मेरी हमेशा की कमांडर हैं। अगर आपकी हिम्मत न होती तो न आज मैं होती और न हमारी सेना। जाते हुए दोनों की पीठ को देखते हुए अदिति ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कानों में बहुत पहले गरुड़ यूनिट के परेड ग्राउंड में गूंजती हुई अनगिनत महिला सैनिकों की रोती हुई चीखें सुनाई दे रही हों। उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल एक ही कारण से लड़ा था, ताकि इस धरती पर कोई भी सैनिक फिर कभी अन्याय के आंसू न बहाए। कुछ दिनों बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में नए कैडेटों का प्रवेश समारोह हो रहा था। सैकड़ों युवा कैडेट परेड ग्राउंड में पंक्तिबद्ध थे और अकादमी के कमांडेंट भाषण दे रहे थे। आज आप भारत की रक्षा करने के सबसे सम्मानजनक रास्ते पर अपना पहला कदम रख रहे हैं। अपने महान पूर्वजों के खून और पसीने से सींचे गए इस सेना के इतिहास को याद रखें। विशेष रूप से जनरल अदिति शर्मा और उनके साथियों को याद रखें, जिन्होंने हमारी सेना को भ्रष्टाचार और भेदभाव के अंधेरे से निकालकर सच्चे सम्मान और न्याय की नींव पर खड़ा किया। उनके अदम्य साहस और विश्वास को अपने दिलों में बसाएं और किसी भी अन्याय से समझौता न करने वाले सच्चे सैनिक बने। कैडेटों की कतार में चमकती आंखों से मंच को देखती हुई एक महिला कैडेट थी। उसका नाम अदिति सिंह था। वह अदिति शर्मा की पोती थी। उसने अपनी दादी के रास्ते पर चलकर इस देश की रक्षा करने वाली एक सैनिक बनने का फैसला किया था। उसने अपनी मुट्ठी भींचक कर मन ही मन शपथ ली
कि दुनियाकार की दादी की पाट से नेचकर चपटे सात पार को छाम करने का उसकी दादी द्वारा शुरू किए गए महान इतिहास को अब उसकी पीढ़ी आगे बढ़ाएगी। इस तरह न्याय के लिए संघर्ष और बलिदान का इतिहास समाप्त नहीं हुआ, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। एक युग समाप्त हो गया था, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई भावना एक मशाल की तरह जलती हुई नए युग को हमेशा के लिए रोशन कर रही थी। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन और विशेष बल कमांडर प्रिया के नेतृत्व में भारतीय सेना तकनीकी और मानसिक रूप से अपने चरम पर पहुंच गई। उन्होंने अतीत के दर्दनाक इतिहास से सबक लेते हुए एक और भी पारदर्शी और मजबूत सेना बनाने के लिए हर आधी के दर्दनाक इतिहास को संभव प्रयास किया। विशेष रूप से उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवरहित युद्ध प्रणालियों को अपनाकर स्मार्ट रक्षा नवाचार में अग्रणी भूमिका निभाई और भविष्य के युद्ध के माहौल के लिए तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर एक दिन भारत के आसपास की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तेजी से बिगड़ने वाली एक घटना घटी। पड़ोसी महाशक्तियों के बीच सत्ता संघर्ष तेज होने से भारतीय उपमहाद्वीप पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। इस अत्यंत संकट की स्थिति में अध्यक्ष अर्जुन ने सेना की सभी क्षमताओं को जुटाकर एक उत्तम तैयारी सुनिश्चित की। जब युद्ध का खतरा चरम पर पहुंच गया तो दुश्मन देश ने भारत के संचार और बिजली नेटवर्क को पंगु बनाने के लिए एक बड़ा साइबर हमला किया, लेकिन उनकी कोशिशों को कमांडर प्रिया के नेतृत्व वाली विशेष बल कमान की साइबर ऑपरेशन टीम ने पूरी तरह से विफल कर दिया। प्रिया ने अतीत के अनुभव से यह जान लिया था कि आधुनिक युद्ध की जीत अब केवल बंदूक और तलवार पर निर्भर नहीं करती है। उन्होंने विशेष बलों के भीतर सर्वश्रेष्ठ साइबर योद्धाओं को प्रशिक्षित किया था और उन्होंने इस संकट में एक निर्णायक भूमिका निभाई। जब दुश्मन का पहला हमला विफल हो गया तो उन्होंने और भी चालाक तरीके अपनाए। उन्होंने भारतीय समाज को अंदर से तोड़ने के लिए एक मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू किया। उन्होंने इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी मात्रा में झूठी खबरें और दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाईं। इनमें यह भी शामिल था कि सेना का शीर्ष नेतृत्व वास्तव में अक्षम और भ्रष्ट है और युद्ध होने पर वे सबसे पहले भाग जाएंगे। साथ ही अध्यक्ष अर्जुन और कमांडर प्रिया के निजी जीवन के बारे में घिनौनी झूठी जानकारी भी शामिल थी। यह अतीत में आदित्य शर्मा के साथ हुए दुष्प्रचार से बहुत मिलता जुलता था, लेकिन भारत की जनता अब इस तरह के निम्न स्तरीय उकसावे से नहीं हिली। उन्होंने दशकों से देखा था कि सेना कैसे बदली और विकसित हुई है। उन्हें सेना पर गहरा विश्वास था, बल्कि जनता ने स्वेच्छा से फैक्ट चेक अभियान चलाकर दुश्मन के मनोवैज्ञानिक युद्ध का मुकाबला किया। सेना और जनता एक होकर संकट का सामना कर रहे थे। तथाकथित समग्र सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से काम कर रही थी। अंततः जब बाहरी हमले और आंतरिक विभाजन की कोशिशें दोनों विफल हो गईं, तो दुश्मन देश के पास युद्ध जारी रखने का कोई औचित्य और प्रेरणा नहीं बची और उसे बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए सबसे शानदार तरीके से युद्ध के संकट पर काबू पा लिया। इस घटना ने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि सबसे मजबूत सेना वह है जिसे जनता का विश्वास प्राप्त हो। सारा संकट बीत जाने के बाद अर्जुन और प्रिया ने एक साथ वर्दी उतारी और सम्मान पूर्वक सेवानिवृत्त हो गए। वे इस बात से संतुष्ट थे कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है और वे एक शांत जीवन में लौटना चाहते थे। कुछ साल बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में एक बहुत ही खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह पिछली रात वीएलएस के कारण शांति से आंखें मूंदने वाली आदित्य शर्मा का अंतिम संस्कार था। उनके पार्थिव शरीर को उन अनगिनत अज्ञात सैनिकों की कब्रगाह के पास एक बहुत ही छोटे और सादे स्थान पर दफनाया गया, जिनकी रक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। अंतिम संस्कार में अनगिनत शोकाकुल लोग जमा हुए। एक सामान्य नागरिक के रूप में लौटे अर्जुन और प्रिया भी वहां मौजूद थे। उनके बगल में अब एक सक्षम सेना मेजर, उनकी पोती अदिति सिंह भी थीं, जो अपनी दादी को अंतिम विदाई दे रही थीं। राष्ट्रपति ने स्वयं श्रद्धांजलि भाषण पढ़ा। आज हम एक महान सैनिक को विदा कर रहे हैं। स्वर्गीय जनरल आदित्य शर्मा ने सबसे अंधेरे समय में अदम्य साहस के साथ न्याय की मशाल उठाई और निराश लोगों के लिए आशा बनी। उनकी सबसे बड़ी विरासत शक्तिशाली हथियार या नई रणनीति नहीं है, वह है हम भी कर सकते हैं
का विश्वास और एक दूसरे का सम्मान और भरोसा करने की भावना। सरकार स्वर्गीय की महान इच्छा का सम्मान करते हुए उस गरुड़ यूनिट का नाम, जहां उन्होंने पहली बार बदलाव का बीज बोया था, उनके नाम पर अदिति यूनिट रखने का वादा करती है। श्रद्धांजलि भाषण के बाद वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए एक हवाई प्रदर्शन किया। उस क्षण कार्यक्रम में मौजूद सभी सैनिकों ने रैंक और लिंग की परवाह किए बिना उन्हें अंतिम सलामी दी। यह एक व्यक्ति को विदाई देने से कहीं बढ़कर एक युग की भावना को सम्मानित करने वाला एक भव्य समारोह था। अर्जुन और प्रिया ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में दुख के साथ साथ गहरा गर्व भी था। वे जानते थे अदिति शर्मा का नाम तो जमीन में दफन हो गया था, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई भावना हमेशा जीवित रहेगी और इस धरती पर आने वाले सभी सैनिकों के दिलों में एक सितारे की तरह चमकेगी। एक युग पूरी तरह से समाप्त हो गया था और उनके द्वारा छोड़ी गई किंवदंती अब एक मिथक बनकर हमेशा याद की जाएगी। समय नदी की तरह बहता रहा और अदिति, अर्जुन और प्रिया का युग एक दूर के अतीत की कहानी बन गया। उनके द्वारा लाए गए क्रांतिकारी बदलाव अब इतने सामान्य हो गए थे कि लोग यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अतीत में सेना कितनी भ्रष्ट और भेदभावपूर्ण थी। अदिति यूनिट बन चुकी। ऐसे 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 गरुड़ यूनिट भारतीय सेना की जीवित भावना और प्रतीक के रूप में अपना सम्मान बनाए हुए थी। सुदूर भविष्य में एक दिन सेना संग्रहालय के एक विशेष प्रदर्शनी हॉल में एक युवा महिला क्यूरेटर छोटे छात्रों के एक समूह को प्रदर्शनी की वस्तुओं के बारे में बता रही थी। दोस्तों, आप जो यह पुरानी डायरी देख रहे हैं, यह हमारी सेना के इतिहास को बदलने वाली महान धरोहर है। कर्नल अर्जुन खन्ना का रिकॉर्ड। इस छोटी सी डायरी में निहित सच्चाई के लिए साहस ने उस समय के अभेद्य किले जैसे सेना के भीतर के विशाल अन्याय को गिराने में पहला कदम उठाया था। बच्चों ने उत्सुकता से कांच के डिब्बे में रखी फटी पुरानी डायरी को देखा। उसके बगल में धूल से सनी एक पुरानी ट्रैक सूट की ऊपरी कमीज प्रदर्शित थी और यह पोशाक हमारी महान नेता अध्यक्ष अदिति शर्मा ने जब पहली बार गरुड़ यूनिट का दौरा किया था तब पहनी थी। वह सर्वोच्च पद पर थीं, लेकिन हमेशा सबसे निचले स्तर पर गईं और सबसे ज्यादा पीड़ित सैनिकों की आवाज सुनी। उनका नेतृत्व ठीक इस पोशाक की तरह जनता और सैनिकों के बीच से शुरू हुआ था। क्यूरेटर का स्पष्टीकरण सामने की दीवार पर लगी एक विशाल तस्वीर के सामने समाप्त हुआ। उस तस्वीर में पश्चिमी तट के एक द्वीप पर ऑपरेशन समाप्त करने के बाद सुबह के धुंधलके में थके हुए शरीर को एक दूसरे पर टिकाए गरुड़ यूनिट के सदस्यों की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। पुरुष और महिला, अधिकारी और एनएसईओ का कोई भेद नहीं था, केवल विजयी योद्धाओं के चेहरे थे। इस तस्वीर का शीर्षक है नई सुबह। यह एक तस्वीर हमारी सेना द्वारा अपनाए गए सभी मूल्यों को दर्शाती है। वह है भेदभाव रहित सम्मान, पूर्ण विश्वास और एक साथ संकट पर काबू पाने वाली कॉमरेडशिप। मैं उम्मीद करती हूं कि आप भी इस महान भावना को अपनाकर हमारे देश को और भी मजबूत और गौरवशाली बनाएंगे। छात्रों के जाने के बाद क्यूरेटर कुछ देर अकेले तस्वीर को देखती रही। उसका नाम जिया था। वह कभी एक सैनिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन इतिहास में सच्चाई को खोजने और उसे बताने के काम में उसे एक बड़ा मिशन महसूस हुआ और वह एक क्यूरेटर बन गई। विशेष रूप से वह अदिति शर्मा के युग के इतिहास से बहुत प्रभावित थी। वह प्रदर्शनी हॉल के कोने में एक छोटे से वीडियो आर्काइव में गई। वहां बहुत पहले विक्रम के सैन्य मुकदमे के दौरान गवाह के रूप में पेश हुई एक महिला सिपाही की गवाही का वीडियो संरक्षित था। कांपती हुई आवाज के बावजूद अपने सम्मान की रक्षा के लिए हिम्मत करके सच बोलने का उसका वह रूप हर बार देखने पर उसके दिल को गर्म कर देता था। वीडियो समाप्त होने पर स्क्रीन पर उस सिपाही का नाम और उस समय का रैंक उपशीर्षक के रूप में दिखाई दिया। गवाह, सिपाही, भारतीय सेना, किरण कुमारी। क्यूरेटर जिया ने अनजाने में अपने आंसू पोंछे और उसने अपने गले में पहने हुए एक आर्मी डॉग टैग के हार को चुपचाप छुआ। उस डॉग टैग पर उसकी दादी का नाम खुदा हुआ था। सिपाही, भारतीय सेना, किरण कुमारी। उसने इस रास्ते को इसलिए चुना था
ताकि वह अपनी दादी को याद रख सके और सम्मानित कर सके, जो उस दिन अदालत में साहसपूर्वक गवाही देने वाली अनगिनत अज्ञात पीड़ितों में से एक थी। दादी ने जीवन भर उस दिन की यादों को दबाए रखा, लेकिन अपनी पोती को उन्होंने अपने साथ हुई घटनाओं और दुनिया को बदलने वाले महान लोगों की कहानियां सुनाई थीं। जिया ने खिड़की से बाहर के शांतिपूर्ण दृश्य को देखा। वह जानती थी कि आज की यह शांति और समृद्धि किसी के बलिदान, आंसू और साहसी संघर्ष के कारण ही संभव हुई है। उसने एक बार फिर से मन में दृढ़ संकल्प किया। भूले हुए इतिहास को दर्ज करना और सच्चाई को बताना शायद बंदूक लेकर देश की रक्षा करने जितना ही महत्वपूर्ण और पवित्र काम है। इस तरह अतीत, वर्तमान और भविष्य एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए थे, जो इतिहास के विशाल पहिए को लगातार घुमा रहे थे। अदिति और उनके साथियों द्वारा छोड़ी गई कहानी इस तरह समय के पार हमेशा जीवित रहती हुई अगली पीढ़ी से लगातार सवाल पूछ रही थी। तुम कैसी दुनिया बनाना चाहते हो और उसके लिए तुम क्या करोगे?